हेलो छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान देहरादून में। तो ये हमारा यूट्यूब पर 55वां प्रैक्टिस सेट है जो ग्रुप सी या यूके ट्रिपल एससी के नए सिलेबस पर आधारित है। तो 2026 में आप जो प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। तो पहले हम हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर रीजनिंग के, फिर उत्तराखंड के और लास्ट में जीएस के। तो सबसे पहले देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हिंदी का है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? हिंदी वर्णमाला में कुल 53 वर्ण है। तो हिंदी वर्णमाला में भाई पहले 52 वर्ण होते थे, लेकिन अब हिंदी वर्णमाला में कितने 53 वर्ण है? तो बिल्कुल एकदम सही है। अभी उसकी भी बात करते हैं, कौन सा 53वां वर्ण। केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा 22/8/2024 को विशिष्ट वर्ण के रूप में 53वें वर्ण को मान्यता दी है। विशिष्ट वर्ण के रूप में 53वें वर्ण को मान्यता दी है, जो इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे आपका लॉ लिखते हैं, फिर नीचे से क्या होता है, इस तरीके से मिला हुआ होता है। यही विशिष्ट वर्ण है जिसको 53वें वर्ण के रूप में 22/8/2024 को क्या मिली है? मान्यता मिली है। खास बात यह है कि ये जो है आपके जैसे मतलब आपका गढ़वाली भाषा है ना। गढ़वाली कहां पे यूज होता है? ये गढ़वाली भाषा में, कुमाऊनी भाषा में, इसके अलावा जो है हरियाणवी भाषा में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा जो राजस्थानी भाषा में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा गुजराती भाषा में इसका प्रयोग होता है और मराठी भाषा में भी क्या होता है? इसका प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो इसको विशिष्ट वर्ण के रूप में जो है केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा जो है मान्यता मिली है 53वें वर्ण के रूप में। तो ये भी आपका आर भी सही है, एस भी सही है। टी कह रहा है हिंदी वर्णमाला में विदेशी वर्णों सहित मानक वर्णों की संख्या 57 है। देखो भाई, अगर हम देखें तो हिंदी वर्णमाला में 53 वर्ण तो आपके ये हो ही गए, है ना। 53 वर्ण ये तो है ही आपके, लेकिन मानक वर्णों सहित इनकी संख्या क्या है? मानक वर्णों सहित जो है इनकी संख्या 57 है या नहीं है, वो बात करता हूं। जो विदेशी वर्ण होते हैं ना, विदेशी वर्ण 4 है, तो ये बिल्कुल सही है। 53 और 4 कितना हो जाएगा? 57। ये देखना जरा कौन कौन से विदेशी वर्ण है 4। तो विदेशी वर्ण जो आपके 4 होते हैं, वो एक तो आपका ये जैसे हम किसी ओ के ऊपर या आ के ऊपर अर्धचंद्र लगाते हैं, तो ये विदेशी वर्ण है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ठीक है ना। दूसरा आपका नुक्ता चिन्ह होता है। वैसे नुक्ता चिन्ह तो 5 होता है, नुक्ता चिन्ह वाले 5 होते हैं। जैसे आपका क होता है जिसके इधर चिन्ह होता है, ख होता है, आपका ग होता है जिसके यहाँ पे नुक्ता चिन्ह होता लगा, एक आपका इसके अलावा क्या होता है? जौ होता है, और एक क्या होता है? फ होता है। लेकिन जो आपका हिंदी है, हिंदी में जो मान्यता मिली है वो 3 को मिली है। इनमें से एक तो आपका क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, सॉरी ख हो जाएगा, एक आपका जौ है और एक आपका फ है। इन तीनों को मान्यता मिली है। तो आपका क्या हो जाएगा? एक ख हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा? जौ हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? फ हो जाएगा। तो ये 4 ही हो जाएंगे आपके। तो 57 है। हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों सहित मानक वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 57 हो जाएगी। मानक मतलब जो क्या कहते हैं, शुद्ध रूप से जो है प्रयोग किए जाते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? सारे के सारे सही है। आर, एस और टी जो है सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी एक स्वतंत्र ध्वनि है? देखो भाई, हमारे पास एक स्वर है, एक व्यंजन। व्यंजन वर्णों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त किया जाता है, एक स्वर और एक व्यंजन। जो स्वरों की ध्वनियां होती है वो क्या होती है कि वो बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, और इसीलिए उनको स्वतंत्र ध्वनियां बोलते हैं। और जो व्यंजन होते हैं वो मुंह के किसी न किसी भाग में टकराकर बाहर निकलते हैं, तो इसलिए व्यंजन को क्या है? स्वतंत्र ध्वनियां नहीं बोलते हैं। तो जो स्वर होता है वही स्वतंत्र ध्वनियां होती है। और यहाँ पे देखो, क भी व्यंजन है, अक्षर भी आपका, अक्षर तो संयुक्त अक्षर ही हो गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ए क्या है? आपका स्वर है, और यही आपकी क्या होगी? स्वतंत्र ध्वनि होगी। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ऐलान कीजिए साहित्य अकादमी प्राप्त रचनाएं और वर्ष। देखो क्या दे रखा है, एक साइड तो दे रखा भाई क्या कि साहित्य अकादमी जो मतलब रचनाएं इन्होंने मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है, और इधर दे रखे सन कि कब किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना कि ये रचनाएं हैं किन किन की, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले बात करें कला और बूढ़ा चांद, वो मिला था भाई 1960 में। और ये रचना है किसकी? ये रचना है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है कला और बूढ़ा चांद। दूसरी है हिम तरंगिणी, मिला था, ये मिला था 1955 में। किसकी है ये? माखनलाल चतुर्वेदी। ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। इसके बाद बात करते हैं मध्य एशिया का इतिहास। मध्य एशिया के इतिहास को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो मिला था भाई 1958 में। और ये किसकी है? ये रचना है राहुल सांकृत्यायन की। किसकी है? राहुल सांकृत्यायन। ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है। इसके बाद विकलांग श्रद्धा का दौर मिला था, विकलांग श्रद्धा के दौर को 1982 में, है ना। और ये किसकी? हरिशंकर परसाई की है। किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की रचना है। तो ये भी ध्यान रखना कि कौन सी रचना किसकी है और किसे जो है कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई सिंपल, पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, यानी कि सी इसका आंसर है। तो ये सी आ जाएगा भाई इसका आंसर। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है। देखो इनमें से कौन सा एक स्पर्श, अघोष और अल्प प्राण व्यंजन है? मतलब ऐसा कौन सा इनमें से जो एक मतलब स्पर्श व्यंजन भी है,
अघोष व्यंजन भी है और अल्प प्राण भी है। तो सबसे पहले देखना भाई, सबसे पहले हम स्पर्श की बात कर रहे हैं। स्पर्श व्यंजन हमेशा कौन सा होता है? जो हिंदी वर्णमाला के वर्ग में होता है वही स्पर्श हो सकते हैं। तो मतलब क से लेकर म तक के जो वर्ण होता है वही स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? आ तो स्वर है, आ तो स्पर्श व्यंजन है नहीं, तो ये ऑप्शन से बाहर हो गया। और य र ल ये अंतस्थ व्यंजन है, ये भी आपके हिंदी वर्णमाला के वर्ग में नहीं आते, ये भी स्पर्श नहीं है। तो आपका कौन बचा? एक बचा ख और एक बचा प। इसके बाद देखते हैं अघोष होना चाहिए। अघोष का मतलब हिंदी वर्णमाला में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन पैदा होता है उन्हें सघोष कहते हैं, और जिनका उच्चारण में कंपन पैदा नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के वर्ग का पहला और दूसरा हमेशा क्या होता है? अघोष होता है। जैसे हम कहेंगे क ख, क ख गले में कोई जोर नहीं पड़ रहा है, फिर देखेंगे ग घ ग गले में जोर पड़ रहा है, फिर आपका च छ, मतलब जो पहले दूसरे जो वर्ण होता है पहला और दूसरा वो क्या होता है? अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। तो यहाँ पे अघोष बोल रहा है तो क ख ये भी अघोष है, और प फ है ना, ये भी पहला और दूसरे में आएगा प, तो ये भी आपका क्या हो गया? अघोष हो गया। तो अघोष तो दोनों हो गए। अब है अल्प प्राण। एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। जिन व्यंजनों को उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में खर्च होती है उन्हें अल्प प्राण पर कहते हैं, और जिन व्यंजनों को उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में खर्च होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे आप देखो क अल्प प्राण और ख महाप्राण, ग अल्प प्राण, घ महाप्राण और ग अल्प प्राण। तो मतलब पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण, और दूसरा चौथा क्या होता है? महाप्राण। तो यहाँ पे देखना आप लोग कि अगर हम यहाँ पे देखो क ख, तो क अल्प प्राण होता है, ख महाप्राण होता है ना। और अगर देखें प फ, तो प अल्प प्राण होता है, फ महाप्राण होता है। तो यही आपका डी आंसर हो जाएगा। ये प क्या हो जाएगा? एक स्पर्श व्यंजन भी है, अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। लेकिन ख जो स्पर्श और अघोष तो है, लेकिन ये अल्प प्राण नहीं है, ये महाप्राण है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोनों तीनों चारों विशेषण के, देखो ये थोड़ा सा पीडीएफ बनाते हुए मिस्टेक हो गया। दोनों तीनों चारों विशेषण के किस प्रकार को दर्शाते हैं? तो किस प्रकार को दर्शाते हैं? देखो गणना बोधक, देखो जो गणना बोधक होता है ना भाई, गणना बोधक होते हैं जिनको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 है ना, ऐसे 4 ऐसे जिनको लिख सकते हो गणना बोधक होते हैं, है ना। क्रम बोधक क्या होता है? जिनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जिनमें क्रमांक की बात होती है। जैसे आपके क्या हो जाएंगे? जैसे दोनों, सॉरी, जिसमें क्या आ जाएगा आपका? दूसरा, तीसरा, चौथा। इस फॉर्म में जिसको लिखते हैं वो क्या होता है? क्रम बोधक होता है। आवृत्ति बोधक की बात करें तो आवृत्ति बोधक का मतलब है जो मल्टीप्लाई टाइप में आता है, मतलब गुणांक में आता है। जैसे हम बोल देंगे आपका दुगुना, है ना, दुगुना, तिगुना, चौगुना, ये आपका क्या हो जाएगा? क्रम बोधक में हो जाएंगे। और समुदाय बोधक में क्या होता है? जैसे दोनों तीनों चारों, दोनों तीनों चारों क्या हो जाएगा? समुदाय बोधक में हो जाएगा। तो दोनों तीनों चारों पूछा किस प्रकार का विशेषण है? तो समुदाय बोधक संख्यावाची विशेषण है भाई, है ना। तो समुदाय बोधक संख्यावाची विशेषण है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान ने, देखो इनमें से किस विद्वान ने सभी स्वरों को अल्प प्राण कहा? तो स्वरों को जो अल्प प्राण कहा है सबसे पहले वो किसने कहा है? कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। अल्प प्राण जो स्वरों को किसने कहा है? कामता प्रसाद गुरु ने कहा। और ध्यान रखना जो कामता प्रसाद गुरु है इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। याद रखना, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो जो ऋषि शब्द है, ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग देखना भाई आप लोग, यहाँ पे लिखा है ऋषि। ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग नहीं होता, ये पुल्लिंग है अपने आप में, है ना। दूसरा लिखा है यहाँ पर ऋषि का, तो जो ऋषि का है यही ऋषि शब्द का क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। या ऋषि पत्नी का, या फिर ऋषियण, ये नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा आपका? ऋषि का जो है ऋषि शब्द का क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही मिलान कीजिए। यहाँ पे सही मिलान करना भाई, देखो जरा यहाँ पे सही मिलान करना है। एक तरफ वर्ण लिखे गए हैं और एक तरफ जो है उनके नाम लिखे गए, वो किस में आते हैं? देखो ताड़न जात, ताड़न जात क्या होता है? ताड़न जात दो होते हैं जिनमें नीचे जो है नुक्ता चिन्ह होता लगा, एक ड होता है एक ढ होता है, तो ये ताड़न जात होते हैं जिनके नीचे बिंदा होता लगा। तो पहले का पहला हो जाएगा। दूसरा पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? तो पार्श्विक व्यंजन वो होते हैं जिन व्यंजनों को उच्चारण में जीभ जो मसूड़ों को छुए और श्वास वायु बगल से निकल जाए, तो पार्श्विक का मतलब होता है बगल से, है ना। तो पार्श्विक व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कौन है? लौ पार्श्विक व्यंजन है। संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन जिनको उच्चारण में संघर्ष नहीं करना पड़ता है, इन्हें ही अर्ध स्वर व्यंजन भी कहते हैं। और ये हो आपका जैसे आपके य, र, ल, व, ये हिंदी वर्णमाला के जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनमें जो पहला और तीसरा जो होता है ये क्या होता है? आपका संघर्षहीन होता है। अर्थात यहाँ पे क्या यो दिया हो तो यो क्या हो जाएगा? संघर्षहीन हो जाता है। संघर्षहीन दो होता है, एक यो होता है और एक क्या होगा? वह होता है, ठीक है। इसके बाद करें स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जो स्पर्श भी करता है और संघर्ष भी करता है। तो स्पर्शी व्यंजन तो हिंदी वर्णमाला का पूरा ही वर्ग है, लेकिन उसमें वर्ग में संघर्ष कौन करता है? तो आपको देखना च, छ, ज, झ, ये आएंगे आपके च, छ, ज, झ। यानी कि हिंदी वर्णमाला में च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण क्या होते हैं? इस पर संघर्षी होते हैं। और यानी कि ये क्या हो जाएगा? इनमें से झ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई।
चलो अगला क्वेश्चन है, व्याकरण के नियमों से सुसज्जित भाषा को क्या कहते हैं? तो देखो भाई, व्याकरण के नियमों से सुसज्जित भाषा को क्या कहते हैं? मानक भाषा जो शुद्ध रूप होता है, साधु भाषा जो शुद्ध रूप होता है। देखो मानक भाषा को ही क्या कहते हैं? साधु भाषा कहते हैं। व्याकरण के नियमों से सुसज्जित भाषा को मानक भाषा कहते हैं या साधु भाषा कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जिस भाषा में व्याकरण के नियम लगे हो, यानी कि जो सबसे शुद्ध भाषा होती है, उसी को क्या बोलते हैं? मानक भाषा। हर भाषा का अपना मानक रूप होता है। तो ए और बी क्या हो जाएंगे? दोनों। प्रादेशिक भाषा तो किसी एक विशेष प्रादेशिक क्षेत्र में बोली जाती है ना, तो ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें देखो सही मिलान कीजिए भाई। यहाँ पे देखो एक तरफ क्या दे रखा है? एक नाम दे रखा है, जैसे एक अर्थी शब्द होता है, अनेक अर्थी शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द होता है और विपरीतार्थी शब्द होते हैं। तो वो कह रहा कि इसमें जो है कौन से जो है इनमें मतलब मैच हो रहे हैं। जैसे एक अर्थी शब्द, तो एक अर्थी क्या होता है कि अगर हम देखें तो राधा और गंगा की अगर बात करें तो श्री कृष्ण के हिसाब से राधा क्या है? शुद्ध है ना, और गंगा भी शुद्ध है। तो ये एक अर्थी शब्द जो मतलब एक प्रकार का ही अर्थ जो है दिखाते हैं। अनेक अर्थी शब्द जो मतलब एक ही में जो है अनेक अर्थ दिखा सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम अनेक अर्थी शब्द बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें अनेक अर्थी शब्द में तो हार और अर्थ, अगर हम हार और अर्थ की देखें तो हार होता है, वो भी क्या होता है? एक सोने का बना होता है, और सोना मतलब अर्थ में यानी कि धन में यूज किया जाता है ना। तो ये क्या हो जाता है आपका? अनेक अर्थी शब्द मतलब आपका इसमें हो जाएगा। हार और अर्थ क्या है? एक हिसाब से अनेक अर्थी शब्द मतलब अनेक अर्थ देने वाले हैं, है ना। समानार्थी शब्द मतलब जिनका अर्थ क्या होता है? एक जैसा होता है। जैसा आपका क्या है? जलज और कमल, ये इनके क्या है? समानार्थी, ये समान अर्थ देने वाले हैं। जलज और कमल क्या होता है? एक मतलब जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल है ना, तो समानार्थी अर्थ है। विपरीतार्थी जो एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी कि विपरीत है, जिसको विलोम शब्द बोलते हैं। तो गुण का विपरीत क्या हो जाएगा? अवगुण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ना। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नौरंगी बीमार है दाज्यू किसकी प्रमुख रचना है? देखो बहुत ही फेमस है भाई ये भी। एक तो मतलब नौरंगी बीमार है और एक दाज्यू, बहुत ही फेमस रचना। किसकी रचना है? ये दोनों के दोनों ही रचना शेखर जोशी की है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है भाई। एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है इससे पहले भी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द, देखो यहाँ पे क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन विशेषण शब्द की उत्तरावस्था है? देखो विशेषण जो होते हैं ना, विशेषण की जो अवस्था होती है, तीन अवस्थाएं होती है विशेषण की, है ना। एक होती है आपकी विशेषण की मूल अवस्था, विशेषण की मूल अवस्था। दूसरी होती है विशेषण की उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और जो तीसरी होती है विशेषण की, वो होती है उत्तमावस्था। पहले तो आप लोग इनको समझना जरा, मतलब क्या है? मूल अवस्था, जहां पे किसी के साथ भी मतलब किसी शब्द विशेषण की तुलना नहीं की जाती है, वहां पे विशेषण की मूल अवस्था होती है। जहां पे तुलना किसी एक से की जाती है, वहां पे विशेषण की उत्तरावस्था होती है। और जहां पे तुलना जो है किसी मतलब सबसे की जाती है, वहां पे विशेषण क्या होती है? उत्तमावस्था होती है। लेकिन इसकी पहचान क्या होती है? खास पहचान कि इसमें क्या होता है? कोई भी प्रत्यय नहीं लगा होता है। दूसरी बात, उत्तरावस्था में क्या होता है? तर प्रत्यय होता लगा। क्या होता है? तर प्रत्यय होता लगा। और उत्तमावस्था में हमेशा तम प्रत्यय होता लगा। तो यही से आपकी पहचान आ जाएगी। देखो उच्च में कोई प्रत्यय नहीं है, तो ये विशेषण की क्या हो जाएगी? मूल अवस्था हो जाएगी, है ना। बृहत्तर, बृहत्तर लिखा हो तो यहाँ पे तर प्रत्यय लगा, तो इसका मतलब तर प्रत्यय, तो विशेषण की क्या हो जाएगी? ये उत्तरावस्था हो जाएगी, उत्तरावस्था हो जाएगी, है ना, उत्तरावस्था हो जाएगी। और अगर हम सबसे अधिक पतला, तो सबसे अधिक पतला मतलब सबसे तुलना हो रही, तो ये भी विशेषण की उत्तमावस्था हो जाएगी। और ये तम प्रत्यय आ रहा तो इसमें विशेषण की क्या हो जाएगी? उत्तमावस्था हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा विशेषण शब्द की उत्तरावस्था पूछ रहा, तो उत्तरावस्था ये हो जाएगी बृहत्तर। तो बी इसका आंसर हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जांच करता एक संकर शब्द है जो बना है। जांच करता एक संकर शब्द, देखो जांच करता जो है किससे बना हुआ है? ये बना हुआ आपका किससे? जांच और कर्ता से बना हुआ भाई। मतलब ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं, उनको ही संकर शब्द बोलते हैं। तो जांच जो है किस भाषा का शब्द है? जांच है हिंदी भाषा का शब्द। और कर्ता किस भाषा का है? कर्ता है संस्कृत भाषा का शब्द। तो संस्कृत और हिंदी से बना हुआ है। तो संस्कृत और हिंदी से बना हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा? मतलब हिंदी और संस्कृत हो जाएगा आंसर, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं वहां होकर आया हूं। उक्त वाक्य में अव्यय क्या है? अव्यय क्या होता है? जिसे लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखना, मैं वहां होकर आया हूं, तो वहां शब्द है, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई मतलब आपका वहां पे कोई वो आ रहा है, कारक आ रहा हो, चाहे काल आ रहा हो, तो यहाँ पे वहां हम सभी के लिए वहां लिखेंगे, है ना, वहां लिखते हैं। तो वहां जो है एक हिसाब से क्या है? ये अपने आप में क्या है? एक अव्यय है, वहां शब्द है ना, स्थानवाचक अव्यय है। अगर हम देखें तो किस प्रकार का अव्यय है? स्थानवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय है ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, वह पत्रिका जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है उसे क्या कहते हैं? देखो सनसनीखेज खबर,
सनसनीखेज खबर क्या होती है भाई, जहां पे क्या बढ़ा चढ़ाकर जो है मतलब दर्शकों को या न्यूज देखने वालों को आकर्षित किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर, उसको क्या कहते हैं, सनसनीखेज खबर कहते हैं। तो ये तो मतलब ये क्या है, सनसनीखेज खबर। पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है, ये मतलब क्या होती है, जो हमारा न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में जो तीसरा पेज होता है उस पर जो न्यूज होती है हमेशा सेलिब्रिटी की या बड़े बड़े अमीरों की, या फिर हम बोल सकते हैं फिल्मी स्टार हो गए जैसा है ना, तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं या बहुत ही फेमस जो लोग होते हैं या बहुत बड़े नेता होते हैं, उनकी खबरें जिन पे छपी जाती है वो पेज 3 पत्रिका कहलाती है और हमेशा तीसरे पेज में आती है, इसलिए पेज 3 पत्रकारिता बोलते हैं इसको, है ना। वॉच डॉग की बात करें तो वॉच डॉग पत्रिका क्या होती है, ऐसी पत्रिका कहते हैं कि जो मतलब सरकार के कामकाजों को क्या करती है, एक हिसाब से जनता के सामने उजागर करती है ताकि सरकार क्या है कोई करप्शन ना कर सके, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, वॉच डॉग किसको कहते हैं, वह पत्रिका जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है उसको क्या कहते हैं, वॉच डॉग कहते हैं। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था, तो कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। क्या होता है वाणी का डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर का मतलब होता है कि एक हिसाब से वाणी बोलने में जो है वो संकोच नहीं करते थे, जो जहां पे बोलना होता था वहां पे बिल्कुल एकदम डंके की चोट पर बोलते थे। तो और इसी आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको क्या कहा, वाणी का डिक्टेटर कहा था। किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा का व्याकरण रचना किसकी, मतलब एक रचना है गढ़वाली भाषा का व्याकरण, ये रचना गढ़वाली में लिखी गई है और ये रचना है भाई रजनी कुकरेती की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। तो किसकी है ये, रजनी कुकरेती की एक बहुत फेमस रचना है। अगला क्वेश्चन है, देखो बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, किस प्रकार का वाक्य है। देखो ये क्या कहता है, आपका ये वाक्य है संकेतवाचक, जहां पे क्या होता है कि कुछ इस टाइप का वाक्य होगा कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, या ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो उसको क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम ना आते या आप ना आते तो मुसीबत ना आती, तो अगर ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, तो वो क्या होता है, हमेशा वो क्या होता है, हमेशा संकेतवाचक वाक्य होता है, ठीक है। तो बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, तो संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी। तो ये हिंदी के प्रश्न थे। इसके बाद शुरू करते हैं हम किसके, रीजनिंग के प्रश्न। तो 10 प्रश्न रीजनिंग का आएंगे और उसके बाद जो आपके 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के आएंगे और उसके बाद 30 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे जिसमें करंट अफेयर्स भी होंगे। तो चलो रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो बताइए कुल कितने उपहारों का आदान प्रदान हुआ है। देखो भाई प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से निकाला जाता है, इसकी मैं आपको सीधे ट्रिक बता रहा हूं। जब भी आपके पास होगा उपहार देने वाली बात करेगा या हाथ मिलाने वाली बात करेगा, तो आपने क्या करना है, जितने टोटल लोग होंगे वो लिखना है आपको, है ना, और इसमें से एक कम करके लिखना है। जैसे 12 है तो 12 में से एक कम करोगे तो 11 और अपॉन में 2 कर देना। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 बार जाएगा, 11 छके 66, तो ये 66 आपका आंसर हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 30 बच्चों की एक कक्षा में शरण शीर्ष से 9वें रैंक पर है। देखो 30 बच्चों की कक्षा है और 30 बच्चों की कक्षा, तो ऊपर से जो शरण है वो कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। कौन, शरण। मनीष शरण से 5 रैंक नीचे है, मनीष शरण से 5 रैंक और नीचे है, तो ये यहाँ पे 9वें पे है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मनीष, है ना, यहाँ पे कौन हो जाएगा, मनीष हो जाएगा। तो मनीष कौन से स्थान पर हो गया भाई, आप देखो यहाँ पे 9वां था, 10वां 11वां 12वां 13वां 14वें स्थान पर कौन है, मनीष है। मनीष की रैंक 5 अंक नीचे है ना, तो तल से मनीष की रैंक क्या होगी। तो देखो भाई पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, देखो ऊपर से मनीष का स्थान, देखो मनीष का स्थान ऊपर से कौन सा 14 है, नीचे से मनीष का स्थान हमने पता करना है कौन सा है, क्योंकि और टोटल कितने बच्चे हैं कक्षा में, टोटल है 30 बच्चे, तो टोटल कितने 30 बच्चे, तो यहां से यहां तक टोटल 30 बच्चे हैं। तो ये पता हमें, ये पता नहीं, तो 30 में से सीधा इसको माइनस कर दो, तो हम 30 में से 14 को माइनस करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। अब 1 क्यों जोड़ेंगे उसका कारण बताओ, 14 में से 30 गया 16 और 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। तो उसका स्थान नीचे से क्या हो जाएगा, 17वां हो जाएगा। लेकिन 1 क्यों जोड़ा हमने, क्योंकि ये ना मनीष यहाँ पे क्या हो गया, मनीष माइनस हो गया 30 में से, क्योंकि 30 में मनीष था और यहाँ पे मनीष को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो उसको फिर से दोबारा यहाँ पे लाना होता है, तो इसलिए आपको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो 5 लड़कियों में ए बी से छोटी है। देखो जो ए है वो क्या है, आपकी बी से छोटी है, तो ए बी से छोटी है परंतु ई से बड़ी है, लेकिन ये ए जो है क्या है, ई से बड़ी है ना, बी से तो छोटी है और ई से क्या है, बड़ी है। सी सबसे बड़ी है, तो सी हमने क्या बोल दिया, सबसे बड़ी हो गई, सी सबसे बड़ी है, और डी बी से छोटी, जो डी है वो बी से छोटी है। अब डी बी से छोटी है तो डी आपकी इधर भी हो सकती है कहीं, डी जो है बी से तो है छोटी,
किंतु ए से है बड़ी और ए से है बड़ी, तो यहां पे हो जाएगी डी। तो आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगी, सी से छोटी आपकी बी हो जाएगी, बी से छोटी डी हो जाएगी, डी से छोटी ए हो जाएगी और ए से छोटी ई हो जाएगी। तो कह रहा है कि तो सबसे छोटी लड़की कौन है, तो सबसे छोटी लड़की ई हो जाएगी भाई। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो में से विषम शब्द संख्या का चयन कीजिए। विषम शब्द संख्या का मतलब क्या होता है भाई, विषम का मतलब होता है जो अलग है, जो सबसे अलग है उसको क्या बोलते हैं, विषम बोलते हैं। जैसा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 31, 61, 41, 51, आप लोग देखोगे तो 31 में किसी का भी भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या है। 41 में भी किसी का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या है। 61 में भी किसी का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या। लेकिन 51 में 17 या 51 है ना, 3 का भाग भी जाता है, 17 का भी जाता है। तो इसका मतलब 51 क्या भाज्य संख्या, सारी अभाज्य संख्या। तो यही आपका अलग हो गया इसमें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, मनीष अपने खुद के घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर तक चलता है। तो समझ लो कि मनीष का घर भाई यहाँ पे है। उत्तर दिशा कहाँ होती है, ऊपर की तरफ होती है। तो 15 किलोमीटर चलता है उत्तर दिशा की ओर, है ना। फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो जब इधर को जा रहा था तो दायां कहां हो जाएगा, इधर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो ये 10 किलोमीटर चल गया, चलो यहां पहुंच गया, 10 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो फिर दाईं ओर मुड़कर इधर को जा रहा था तो दायां कहां हो जाएगा, इधर को जाएगा। दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, यहां पहुंच गया, है ना। और अंत में दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। फिर आपका अंत में फिर से दाईं ओर, इधर को जा रहा था तो दायां इधर को जाएगा, दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, इधर को आ जाएगा, 10 किलोमीटर चलता है। अब यह बताइए कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर हो जाएगा, तो ये देखो भाई, यहां से यहां तक, जो यहां से गया था तो यहां से यहां तक जब ये ऊपर की तरफ को गया था तो ये 15 किलोमीटर है ना। तो ये 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना बचा, 10 बचा। तो 10 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 26 का आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर, मतलब डी इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में सुरेश दाएं से 13वें स्थान पर है, मतलब दायां, देखो दायां इधर से होता है भाई। सुरेश दाएं से कौन से स्थान पर है, 13वें स्थान पर। यह सुरेश यहाँ पे दाएं से 13वें स्थान पर। और अतुल बाएं से 17वें स्थान पर है। अतुल इधर से बाएं से 17वें स्थान पर। अतुल बाएं से क्या हो गया, 17वें स्थान पर हो गया अतुल, ठीक है ना, बाएं स्थान पर है ना। दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो भाई जो सुरेश है वो तो आ जाता है यहाँ पे स्थान बदलने के बाद, और अतुल आ जाता है यहाँ पे, है ना। तो कुल मिला के ये कंडीशन बन गई। अब यहाँ पे आप लोग देखना, ये देखो ये वाली कंडीशन बन गई, मतलब कि अतुल तो आ गया आपका यहाँ पे और सुरेश आ गया यहाँ पे, है ना। तो सुरेश दाएं से 21वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के थे, तो अब देखो सुरेश क्या हो जाता है, दाएं से 21वें स्थान पर हो जाता है। तो दाएं से है तो भाई ये तो 13वां स्थान है ना यहाँ पे। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो दाएं से 21वें स्थान पर हो जाता है। इधर से 17 है ना ये वाला स्थान, और इधर से क्या हो गया, ये वाला स्थान 21 हो गया। तो 17 और 21 को जोड़ दो सीधे। तो 17 और 21 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38, और ये 2 बार काउंट हो गया तो 38 में से 1 माइनस करो तो 37 आंसर हो जाएगा। तो बी हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनोज मुन्ना से बड़ा है परंतु चीकू से छोटा है। देखो जो मनोज है, मनोज मुन्ना से क्या है, बड़ा है। जो मनोज है वो देखिए जरा, है ना, क्या बोल रहा है कि जो मनोज है भाई, मनोज क्या है, मुन्ना से बड़ा है। मनोज है मुन्ना से बड़ा, परंतु चीकू से छोटा है। लेकिन किससे छोटा है, चीकू से। चीकू से ये मनोज क्या है, छोटा है। मुन्ना सोहिल से बड़ा है। जो मुन्ना है वो सोहिल से बड़ा है। मुन्ना सोहिल से क्या हो गया, बड़ा हो गया, परंतु चीकू से छोटा है। तो चीकू से अपने आप ही छोटा हो गया, है ना। तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा चीकू हो जाएगा। तो सी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार से, देखो क्या कह रहा, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार से एक से है, मतलब एक समान है, और इस प्रकार अपना एक समूह बनाते हैं। इस प्रकार एक समूह बनाते हैं तो समूह का निर्माण करते हैं। तो वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, मतलब 3 किसी प्रकार से एक जैसा है, उनको वो देखना, और एक इसमें से क्या अलग है। तो जो तीनों में से अलग है वही छांटना आपका। ये देखो भाई, एक है यहाँ पे लिखा क्रीम, यहाँ लिखा मक्खन, यहाँ लिखा है घी, और यहाँ लिखा है रस, है ना। तो जो मक्खन, क्रीम हुई, मक्खन हुई और घी हुआ, ये सारा का सारा जो है आपका किससे संबंधित है, दूध वाली चीजों से संबंधित है ना। लेकिन अगर आप रस की बात करो तो रस एक अलग चीज है, रस किसी भी चीज का हो सकता है ना। तो सी इसमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। देखो 5 लड़के हैं भाई, और वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े, 1, 2, 3, 4 और 5 वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। राजेश, महेश और सुरेश के बीच में। जो राजेश है वो महेश और सुरेश के बीच में है भाई।
महेश और सुरेश के बीच में कौन है? राजेश। तो सपोज हमने कहा कि राजेश यहाँ पे महेश है, यहाँ पे सुरेश है ना, तो राजेश महेश और सुरेश के क्या हो गया? बीच में हो गया। आलोक रजत के बाईं ओर है, जो आलोक है वो रजत के बाईं ओर है, तो आलोक ये हो जाएगा यहाँ पे और रजत हो जाएगा ये यहाँ पे, तो रजत के बाईं ओर हो गया आलोक, है ना। तो महेश आलोक के बाईं ओर है और जो महेश है वो आलोक के बाईं ओर है, इसका मतलब महेश यहाँ पे हो जाएगा और सुरेश क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, है ना। महेश यहाँ पे हो जाएगा, सुरेश क्योंकि महेश के बाएं हो गया, और महेश और सुरेश के बीच में आपका जो महेश और सुरेश है उनके बीच में राजेश भी आ गया, है ना। फिर करा बताइए कि राजेश के ठीक दाईं ओर कौन है? तो राजेश के ठीक दाईं ओर कौन है? तो भाई आपका ये देखो ये है राजेश, तो राजेश के ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा? महेश। तो महेश इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मतलब उत्तराखंड के क्वेश्चन देखना 31 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सोमचंद से संबंधित गलत कथन चुनना है आपको, ठीक है। चंद वंश का जो संस्थापक होता है सोमचंद, उसके संबंधित आपको गलत कथन चुनना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखना ऑप्शन ए, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति सोमचंद ने की, ठीक है भाई। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला सोमचंद है। राजभुंगा किले का निर्माण किया, ये भी सही है। राजभुंगा किले का निर्माण चंपावत में सोमचंद के द्वारा किया गया। तीसरा देखना, स्थानीय स्वशासन की नींव रखी, ठीक है भाई। स्थानीय स्वशासन या फिर पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने वाला कुमाऊं में सोमचंद होता है, और साथ में बूढ़ा और सयाणों की भी नियुक्ति करता है। बूढ़ा और सयाना की नियुक्ति करने वाला भी सोमचंद होता है, ठीक है। चौथा देखना कि रेशम के कारखाने लगवाए। देखो रेशम के कारखाने कुमाऊं में लगाने वाला राजा होता है इंद्रचंद रेशम के कारखाने स्टार्ट करता है, यानी कि रेशम मंगाता है चीन से, और चीन से जब रेशम मंगाया जाता है तो यहाँ पर कुमाऊं में इंद्रचंद के द्वारा रेशम के कारखाने लगाए जाते हैं। और रेशम अच्छा हो, उसका उत्पादन अच्छा हो, उसके लिए एक प्रथा चलाई थी, पटरंग वाली प्रथा। तो पटरंग वाली प्रथा अगर पूछे किस राजा के द्वारा चलाई गई थी, तो इंद्रचंद के द्वारा चलाई गई थी। किसके लिए चलाई गई थी भाई पटरंग वाली प्रथा? तो रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, या फिर अच्छा रेशम उत्पादन करने के लिए राजा इंद्रचंद के द्वारा पटरंग वाली प्रथा की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो यहां पर आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 32। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको यहाँ पे, ठीक है। भीमताल किले का निर्माण थोहरचंद के द्वारा किया गया, ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। थोहरचंद के द्वारा भीमताल किले का निर्माण नहीं किया गया था। भीमताल किले का निर्माण त्रिलोकचंद के द्वारा भीमताल का किला बनाया गया था नैनीताल में, ठीक है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखना, नानकी चंद वंश का प्रथम शासक है जिसका लिखित प्रमाण मिलता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। चंद वंश का प्रथम राजा जिसके हमारे पास लिखित प्रमाण मिलता है वो आपका अभयचंद है, अभयचंद। और अभयचंद का हमारे पास एक अभिलेख मिला है मानेश्वर नोला अभिलेख अगर आपसे पूछे किस राजा का है तो ये अभयचंद का है। और सबसे पहले लिखित प्रमाण भी हमें चंद वंश में अभयचंद के शासनकाल में देखने को मिलता है। नानकी चंद वंश का वो राजा है जिसके शासनकाल में नेपाल का एक राजा होता है अशोकचल। नेपाल का राजा अशोकचल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया, उस समय चंद वंश का शासक कौन होता है? नानकी चंद, ठीक है। चलो दूसरा गलत है। तीसरा देखना, गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दी गई, ठीक है भाई, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक वंश का राजा था। जब गरुड़ ज्ञानचंद फिरोज शाह तुगलक से मिलने कहाँ जाता है? दिल्ली जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट ये भी याद रखना कि दिल्ली दरबार जाने वाला चंद वंश का पहला राजा कौन है? तो दिल्ली दरबार जाने वाला चंद वंश का पहला राजा हो जाएगा गरुड़ ज्ञानचंद। किसके दरबार में गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था, और वहां पर फिरोज शाह तुगलक गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि देता है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन चौथा देखना कि गोवासा मजेड़ा ताम्रपत्र का संबंध उद्यानचंद से नहीं है भाई। गोवासा और मजेड़ा ताम्रपत्र का संबंध भी किससे हो जाएगा? गरुड़ ज्ञानचंद से, ठीक है। उद्यानचंद वो राजा है जिसने चंपावत के बालेश्वर मंदिर बनाने की नींव रखी। बालेश्वर मंदिर बनाने की नींव रखने वाला उद्यानचंद है, ठीक है। लेकिन जब तक ये मंदिर बनता तब तक उद्यानचंद की मृत्यु हो जाती है। तो उद्यानचंद के बाद जो राजा बनेगा विक्रमचंद, उसके शासनकाल में बालेश्वर मंदिर बनकर तैयार हो जाता है। और लास्ट में बालेश्वर मंदिर का जो पुनर्निर्माण है या उसका जीर्णोद्धार करने वाला जो शासक होता है, नेपाल में एक होता है, नेपाल दरबार में या नेपाल का एक अधिकारी होता है महावीर थापा के द्वारा उसका पुनर्निर्माण किया जाता है 1796 में, ठीक है। चलो तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 33। 12 वर्षीय युद्ध किस राजा के शासनकाल में हुआ? ठीक है, तो 12 वर्षीय युद्ध चंद वंश का वो राजा था आपका भारती चंद। भारती चंद के शासनकाल में 12 वर्षीय युद्ध होता है भाई। ध्यान देना, यहाँ पर 12 वर्षीय युद्ध इसलिए होता है क्योंकि भारती चंद चंद वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक है। चंद वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक भारती चंद। क्योंकि भारती चंद ने क्या किया? डोटी पर आक्रमण किया। क्योंकि भारती चंद से पहले जितने भी चंद वंश के राजा होते हैं वो डोटी के अधीन होते हैं, डोटी के राजा को टैक्स देते हैं। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं मांडलिक राजा। मांडलिक राजा होते हैं भारती चंद से पहले के जो राजा हुए चंद वंश में, वो सारे के सारे मांडलिक राजा होते हैं। मांडलिक राजा का मतलब होता है जो किसी दूसरे राजा के अधीन होते हैं। तो चंद वंश के राजा डोटी के अधीन रहते थे या डोटी के राजा को टैक्स देते थे। भारती चंद ने डोटी पर आक्रमण किया, 12 वर्ष तक युद्ध चला, उसे बोलते हैं 12 वर्षीय आक्रमण। और डोटी के राजा को पराजित करता है यक्षमल। ठीक है, यक्षमल या जयमल नाम का डोटी का उस समय राजा होता है, उसको पराजित करके चंद वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक बनता है भारती चंद। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 34। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है आपको यहाँ पे। ठीक है, चलो पहला देखना, अल्मोड़ा शहर की नींव भीष्मचंद ने रखी। ठीक है भाई, अल्मोड़ा शहर की नींव भीष्मचंद ने 1560 में रखी। ठीक है, और अल्मोड़ा शहर की नींव रखने वाला भीष्मचंद 1560 में। ठीक हो जाएगा। दूसरा देखना, चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी बालू कल्याण चंद के द्वारा स्थानांतरित की गई। ये भी आपका सही हो जाएगा। बालू कल्याण चंद ने 1563 में राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले जाने वाला शासक बालू कल्याण चंद है। तीसरा देखना, लाल मंडी किले का निर्माण भीष्मचंद ने किया था। ये गलत हो जाएगा भाई। लाल मंडी किला बनाया था आपका बालू कल्याण चंद ने, बालू कल्याण चंद। ठीक है, बालू कल्याण चंद के द्वारा लाल मंडी किले का निर्माण किया गया। जबकि आपका भीष्मचंद के द्वारा आपका खगमरा कोट का किला बनाया था अल्मोड़ा में। खगमरा कोट किला अगर आपसे पूछे तो किसने बनाया था? भीष्मचंद ने, अल्मोड़ा में। ठीक है, बाकी लाल मंडी किले को पोर्ट मोइरा के नाम से भी जानते हैं। पोर्ट मोइरा, क्योंकि अंग्रेजों ने जब अल्मोड़ा पर अधिकार किया 1815 में, तो उस किले का नाम चेंज कर दिया था, पोर्ट मोइरा के नाम से इस किले का नाम रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही गलत छांटना, आपका तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरे यहाँ पे देखना कि राजाओं की घाटी के नाम से अल्मोड़ा को जाना जाता है। ठीक है भाई, अल्मोड़ा के बहुत सारे नाम है भाई, जैसे राजाओं की घाटी हो गई। अल्मोड़ा का जो प्राचीन नाम देखो, प्राचीन नाम ध्यान रखना भाई। अल्मोड़ा के प्राचीन नाम एक आपका खसिया खोला भी बोलते हैं, खसिया खोला। खस जाति यहाँ पर राज करती थी, तो खसिया खोला भी अल्मोड़ा का प्राचीन नाम है। ठीक है, दूसरा आपका ध्यान रखना, खगमरा कोट भी अल्मोड़ा का ही प्राचीन नाम है। यहाँ पर खगमरा कोट किला तब बनाता है कौन? भीष्मचंद। पहले इसका नाम खगमरा कोट होता है। ठीक है, आपका आलमनगर भी इसका प्राचीन नाम है भाई, आलमनगर। ठीक है, बाकी उपनाम बहुत सारे हैं, बाल मिठाई का घर है, पीतल नगरी, ताम्र नगरी, ये सारे अल्मोड़ा के नाम हैं। ठीक है, कुमाऊं की सांस्कृतिक नगरी के नाम से भी अल्मोड़ा को जाना जाता है। तो ये सारे के सारे नाम अल्मोड़ा के हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 35। औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय के नाम के आगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली शब्द कब जोड़ा गया? ठीक है, देखो यहाँ पे समझना, औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय। ठीक, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो ये आपका हो जाएगा भाई भरसार जगह पड़ती है पौड़ी में। तो पौड़ी में ये आपका विश्वविद्यालय है, और इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2011 में। ठीक है, और इस विश्वविद्यालय के आगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नाम जोड़ा गया था 2015 में। ठीक है, देखो अगर स्थापना पूछे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब होती है? 2011 में। इस विश्वविद्यालय के आगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नाम कब जोड़ा गया? 2015 में। बाकी ध्यान रखना, 17 नवंबर 1960 को, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपका पंतनगर में है। ठीक है, पंतनगर उधम सिंह नगर में है। इस गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय, देखो इसका पहले नाम कृषि विश्वविद्यालय हुआ करता था जब इसकी स्थापना हुई थी, कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, बाद में इसके नाम के आगे गोविंद बल्लभ पंत जोड़ा गया। तो गोविंद बल्लभ पंत कब जोड़ा गया? 1972 में। ध्यान रखना, गोविंद बल्लभ पंत जो कृषि विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना 1960 में होती है। उस विश्वविद्यालय के आगे गोविंद बल्लभ पंत नाम जोड़ा गया था 1972 में। ठीक है, बाकी ध्यान रखना भाई, एक विश्वविद्यालय आपका एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1973 में।
यानी कि हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय ये 1973 में बनता है। लेकिन एचएनबी गढ़वाल जो विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से होती है 1973 में, उसके आगे एचएनबी शब्द कब जोड़ा गया, तो उसके आगे एचएनबी शब्द 1989 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट भाई आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कुमाऊं में शिक्षा विभाग का गठन कब हुआ। ठीक है, देखो कुमाऊं में शिक्षा विभाग का गठन होता है 1857। जब भारत में 1857 की क्रांति चल रही थी तो उत्तराखंड में भी 1857 की क्रांति होती है, और उत्तराखंड के लोगों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। टिहरी के राजा हो या उत्तराखंड के ज्यादातर लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर उस समय जो रेमजे होते हैं, रेमजे कुमाऊं कमिश्नर होते हैं, उन्होंने क्या किया, जब यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों का साथ देना स्टार्ट किया तो यहाँ के लोगों से खुश होकर रेमजे ने यहाँ पर बहुत सारे कार्य कराता है। उसके बाद जैसे पहला कार्य क्या कराता है, वो शिक्षा विभाग खोलता है। ठीक है, 1857 में, तो ध्यान रखना इसे। चलो नेक्स्ट देखना, राज्य में फलोदान का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो फलोदान का स्वर्ग कहा जाता है चौबटिया को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 38, कुमाऊं का हर्ष शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो कुमाऊं का हर्ष शिलादित्य के नाम से जाना जाता है रुद्रचंद को। ठीक है, क्योंकि रुद्रचंद एक तो संस्कृत भाषा प्रेमी था, संस्कृत भाषा प्रेमी। ठीक है, और दूसरा ये तलवार चलाने में बहुत माहिर था। ठीक है, तो कुमाऊं का हर्ष शिलादित्य इसलिए कहते हैं रुद्रचंद को क्योंकि संस्कृत भाषा का एक प्रेमी था, इसने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है संस्कृत भाषा में। ठीक, और दूसरा ये तलवारबाजी में बहुत महान था, तो इसलिए इसे कुमाऊं का हर्ष शिलादित्य कहा जाता है। ठीक, लक्ष्मीचंद के बारे में ध्यान रखना, इसे कहते हैं लखूली बिराली। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मीचंद वो राजा है जिसने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया और 7 के 7 बार असफल रहा। कौन? लक्ष्मीचंद। और जब ये हार के वापस आता था अपने राज्य कुमाऊं में, तो ये चुप के आता था, यानी कि लुक के, जैसे बिल्ली चलती है लुक के चलती है, वैसे ही लक्ष्मीचंद फिर अपने राज्य में आता था हार के, तो लोगों ने इसका नाम क्या रखा, लखूली बिराली। ठीक है, बाकी जगत चंद वो राजा है जिसने श्रीनगर पर अधिकार किया। श्रीनगर पर अधिकार करने वाला कौन है? चंद्रवंश का राजा जगत चंद। बाकी इसके शासनकाल को कुमाऊं में स्वर्णकाल कहते हैं। ठीक है, इसने ज्वारियों पर कर लगाया था भाई, जुआ की बांच नाम से कर लगाया था, जुआ की बांच नाम से कर लगाने वाला चंद्रवंश का राजा, ज्वारियों पर कर लगाने वाला, और 1000 गायों को दान देने वाला, गो सहस्त्र प्रथा चलाई, गो सहस्त्र दान की प्रथा चलाने वाला चंद्रवंश का राजा कौन है? जगत चंद। ठीक है, क्योंकि इसने 1000 गायों को दान दी थी, इसलिए इसने एक प्रथा चलाई थी, गो सहस्त्र दान की प्रथा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 39 क्वेश्चन, रुद्रचंद की कौन सी पुस्तक पक्षी आखेट पर आधारित है? ठीक है, तो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि रुद्रचंद एक तो संस्कृत भाषा प्रेमी था भाई। ठीक है, और दूसरा ध्यान रखना कि रुद्रचंद ने फिर संस्कृत भाषा में बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, तो ये चारों की चारों जो पुस्तकें हैं ये रुद्रचंद के द्वारा लिखी गई है या उसके शासनकाल में लिखी गई है। तो ऐसी पुस्तक बताओ जो रुद्रचंद ने लिखी है और वो पक्षी आखेट पर आधारित है, तो वो हो जाएगी आपकी त्रिवेणी धर्म निर्णय पुस्तक। कैसी है? पक्षी आखेट पर आधारित। बाकी शैक्षणिक शास्त्र जो पुस्तक है ये सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। सामाजिक व्यवस्था पर आधारित रुद्रचंद की कौन सी पुस्तक है? शैक्षणिक शास्त्र पुस्तक। बाकी ध्यान रखना उषा रागोदय और ययाति चरित्रम पुस्तक भी रुद्रचंद के द्वारा ही लिखी गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हरिद्वार में ऊपरी गंग नहर का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? ठीक है, तो हरिद्वार में ऊपरी गंग नहर, गंगा नदी से पानी निकाला गया है ऊपरी गंग नहर का, और इसे बनाने वाले आपके कौन है? पीबी काटले। ठीक है, पीबी काटले के द्वारा बनाई गई थी। 1842 में इसका कार्य प्रारंभ होता है और 1854 में बनकर हमारे पास तैयार होती है ऊपरी गंग नहर, राज्य की सबसे लंबी नहर। ठीक है, ऊपरी गंग नहर। लेकिन अगर पूछे राज्य की सबसे प्राचीन नहर है तो राजपुर नहर सबसे प्राचीन नहर है, जो कि कर्णावती के द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा बहुत सारी नहर है भाई, खलंगा नहर, लस्तर नहर, ठीक है, कट्टा पत्थर नहर, आपकी शारदा नहर हो गई, रामगंगा नहर हो गई, ये सारी की सारी नहरें हमारे राज्य में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 41, निम्नलिखित में से उत्तरकाशी जिले में स्थित है, तो इनमें से कौन कौन से हैं जो उत्तरकाशी में है? देखो, सूरदर्शन पर्वत आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा। ठीक है, दयारा बुग्याल भी उत्तरकाशी में है, डोडी ताल भी उत्तरकाशी में है, और जौंदार ग्लेशियर भी आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सभी। चलो नेक्स्ट देखना 41, किसी जातिच्युत व्यक्ति का किसी निम्न वर्ग की कन्या से विवाह करने पर उसे पुनः संस्कारित करने पर कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता है?
तो ऐसा संस्कार होता है भाई नायण संस्कार। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कि किसी जातिच्युत व्यक्ति का किसी निम्न वर्ग की कन्या से विवाह करने पर उसे पुनः संस्कारित करने पर कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता है, तो नायण संस्कार कहा जाता है। चलो नेक्स्ट देखना 42। राज्य को केंद्र या अन्य किसी बाहरी राज्य द्वारा विकसित परियोजनाओं में कितनी बिजली निशुल्क मिलती है, तो ये मिलती है आपकी 12%। ठीक है, रॉयल्टी के रूप में हमारे राज्य को निशुल्क जो बिजली मिलती है वो 12% मिलती है। अगर कोई बाहरी राज्य हमारे राज्य में कोई बांध बनाता है या फिर केंद्र सरकार के द्वारा बांध बनाया जाता है या दूसरे राज्यों के द्वारा बांध बनाए जाते हैं, तो हमारे राज्य को 12% बिजली मुफ्त में मिलती है। ठीक है, रॉयल्टी के रूप में। चलो नेक्स्ट देखना, राज्य की किस परियोजना में पहली बार कट ऑफ वॉल तकनीकी का प्रयोग किया गया था, तो ऐसी परियोजना हो जाएगी आपकी धौलीगंगा पेज वन परियोजना। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं धौलीगंगा परियोजना, धौलीगंगा बांध। देखो धौलीगंगा बांध ये आपका पूर्वी धौलीगंगा नदी पर है। पूर्वी धौलीगंगा नदी आपकी पता है कि ये पूर्व की साइड यानी कि पिथौरागढ़ में हो जाएगा ये बांध। ठीक है, हमारे राज्य में धौलीगंगा दो है, एक पश्चिमी धौलीगंगा, एक पूर्वी धौलीगंगा। पश्चिमी धौलीगंगा हो जाएगी आपकी चमोली में और पूर्वी धौलीगंगा हो जाएगी आपकी पिथौरागढ़ में। तो जो धौलीगंगा बांध है वो आपका पूर्वी धौलीगंगा पर है। ठीक है, और जो ये बांध है आपका धौलीगंगा बांध, ये आपका 56 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और 2005 में इस बांध को बनाने में इस बांध का निर्माण पूरा हुआ था 2005 में। ठीक है, बाकी ध्यान रखना धौलीगंगा बांध भारत का पहला ऐसा बांध है जो कट ऑफ द वॉल तकनीक पर आधारित है, यानी कि भूमि के अंदर से जो सुरंगों के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है बांध में, तो उसे बोलते हैं कट ऑफ द वॉल तकनीकी। ठीक है, बाकी यहाँ पर ध्यान रखना भाई पूर्वी धौलीगंगा पर और भी बांध है पिथौरागढ़ में, जैसे एक आपका उड़तिंग सोबला बांध भी अगर आपसे पूछे परियोजना, तो ये भी हो जाएगी आपकी पूर्वी धौलीगंगा पर। ठीक है, बाकी आपका ध्यान रखना एक आपका है बोलांग बोलिंग परियोजना। ठीक है, बोलांग बोलिंग परियोजना। चुंगार चाल परियोजना। ठीक है, चुंगार चाल परियोजना ये भी आपका पूर्वी धौलीगंगा पर हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा एक दो और देखना, बोकांग बोलिंग, चुंगार चाल परियोजना होगी खसियाबाड़ा परियोजना भी आपकी पूर्वी धौलीगंगा पर है और सारी की सारी पिथौरागढ़ में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपका बोकांग हो जाएगी, बोकांग बोलिंग परियोजना, चुंगार चाल परियोजना, खसियाबाड़ा परियोजना। ठीक है, और उड़तिंग सोबला परियोजना भी आपकी ये सारी की सारी जो बांध है ये आपका हो जाएगा भाई पूर्वी धौलीगंगा पर पिथौरागढ़ में। ठीक, बाकी ध्यान रखना टिहरी बांध भाई 260.5 मीटर ऊंचा है, भागीरथी और भिलंगना नदी पर है। ठीक है, बाकी टिहरी बांध के बारे में ध्यान रखना कि 42 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में फैला है ये बांध। ठीक, और 30 जुलाई 2006 को टिहरी बांध हमारे सामने बनकर तैयार होता है और इसे राष्ट्र को समर्पित किया जाता है। स्वामी रामतीर्थ सागर परियोजना, स्वामी रामतीर्थ सागर बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है, सुमन सागर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, जेम्स ब्रूम ने इसका डिजाइन तैयार किया था। एशिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ठीक है, बाकी ध्यान रखना पंचेश्वर बांध ये आपका काली नदी पर काली प्लस सरयू नदी के संगम पर आपका पंचेश्वर है और यहीं पर आपका बांध हो जाएगा पंचेश्वर बांध पिथौरागढ़ में। ठीक है, ब्लोगी परियोजना ये आपकी हो जाएगी भाई भट्टा फॉल पर। भट्टा फॉल आपका मसूरी में है और 1907 में ये बनकर हमारे पास तैयार हो गया था। उत्तर भारत का पहली परियोजना, उत्तर भारत में इससे पहले कोई भी परियोजना नहीं बनी थी, कोई भी बांध नहीं बना था। 1907 में हमारे पास ब्लोगी परियोजना मसूरी के भट्टा फॉल में बनकर तैयार हो जाती है और कहीं पर 1909 दिया होगा, कहीं पर 1912। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना 1907 में ये बनकर तैयार हो जाती है, 1909 या 1912 में यहाँ से बिजली उत्पादन शुरू हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पंचप्रयाग समूह किस जिले में स्थित है? तो पंचप्रयाग आपको पता है सबसे पहला आता है विष्णुप्रयाग आएगा। ठीक है, विष्णुप्रयाग से ऊपर अगर हम ऊपर से लेकर चलते हैं तो विष्णुप्रयाग के बाद आपका आ जाएगा नंदप्रयाग के बाद आ जाएगा आपका कर्णप्रयाग के बाद आपका रुद्रप्रयाग आएगा
रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के बाद आ जाएगा आपका देवप्रयाग, देवप्रयाग। तो ऊपर के जो 3 हैं ये आपके चमोली जिले में हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी आपका रुद्रप्रयाग जिले में है, और देवप्रयाग आपका टिहरी जिले में है। यानी कि किस जिले में? चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी। तो यहाँ पर चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, तो पंचप्रयाग आपका इन 3 जिलों में फैला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 45। एक फायर के 3 शिकार कुल्ली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार किस कमिश्नर पर व्यंग्य था? देखो भाई 1918 की बात के आसपास की बात है। तो हमारे पास एक कमिश्नर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर लोमस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, एक मुर्गी को मारा था इन्होंने, ठीक है। बाकी कुली बेगार आंदोलन उस समय चल रहा था, और अल्मोड़ा अखबार को भी बंद करने में उसी 1918 के आसपास ही अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ। तो इसी के कहने पर ये सारी चीजें हुई, और शक्ति समाचार पत्र में ये सारी चीजें छापी गई थी। तो लोमस यहाँ पर ध्यान रखना, एक फायर के 3 शिकार कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार किस कमिश्नर के व्यंग्य था? तो लोमस। चलो 46 क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? यहाँ पर सत्य छाड़ना आपको, ठीक है। देखो तामी द्रव्य पदार्थ की प्रयुक्त होती है। देखो तामी जो है ये मापन इकाई है भाई, किसके लिए मापन होता है इसमें? द्रव्य पदार्थ के लिए, ठीक है। दूसरा देखना, एक तामी 1 किलो के बराबर होती है। देखो एक तामी बराबर 1 किलो नहीं होता है, 250 ग्राम, 250 ग्राम के बराबर होता है एक तामी, ठीक है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला आपका सही है। एक डाल 1 दून के बराबर होता है, ठीक है। एक डाल 1 दून के बराबर नहीं होता है। एक डाल, देखो यहां पे समझना, 8 पाथा बराबर होता है एक डाल, और एक पाथा आपका 2 किलो का होता है। तो कितने किलोग्राम हो जाएगा यहाँ पर? 16 kg, ठीक है। तो 8 पाथा बराबर होता है एक डाल, और 2 डाल बराबर होता है एक दून होता है, यानी कि 32 kg, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया? एक डाल 1 दून के बराबर होता है, ये गलत हो जाएगा। एक डाल 1 दून के बराबर नहीं होता है, एक डाल 8 पाथा के बराबर होता है। एक दून कितने के बराबर होता है? 2 डाल के बराबर होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा देखना, एक मुट्ठी 62.5 ग्राम के बराबर होती है, ठीक है भाई। चौथा आपका सही है, एक मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम होता है, ठीक है। तो पहला और चौथा यहां पर सही हो जाएगा, सत्य छाड़ना है आपको। तो कथन 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 47। पृथक उत्तराखंड हेतु गठित पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? तो उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए पृथक राज्य आंदोलन चल रहा था, तो उस समय बनने वाली पार्टी थी आपकी उत्तराखंड क्रांति दल, यानी कि यूकेडी, ठीक है। ध्यान रखना यूकेडी, और यूकेडी का जो गठन होता है वो मसूरी में होता है, मसूरी, ठीक है। 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में पर्वतीय जन सम्मेलन होता है। वहां पर 1979 में, उस सम्मेलन में यह तय किया जाता है कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया जाएगा। इसके प्रथम अध्यक्ष, ध्यान रखना भाई, डीडी पंत, देवीदत्त पंत थे। और इस पार्टी को बनाने का एक लक्ष्य था कि इस पार्टी ने कहा था कि हम 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य बनाएंगे, उत्तराखंड राज्य। तो ये उत्तराखंड क्रांति दल का सपना था, इसलिए इस पार्टी का गठन किया गया था। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल बाद धीरे धीरे ये थोड़ा कमजोर पड़ने लगती है, ठीक है। बाद में फिर बीजेपी की सरकार आती है 1980 के आसपास, बीजेपी का गठन होता है। फिर 1987, 86-87 के आसपास, 88 में फिर बीजेपी ज़्यादातर इसमें हमारे उत्तराखंड राज्य को बनाने में ज़्यादा जोर देती है, ठीक है। तो यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल का गठन, ध्यान रखना, 1979 में होता है, मसूरी में। चलो अगला क्वेश्चन देखना 48। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या है, 2011 के अनुसार पूछ रहा है, तो यहां पर हो जाएगी भाई 186,292, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर राइट। यहां पर देखना कि उत्तराखंड राज्य की जितनी जनसंख्या है वो देश के कितना परसेंट है, तो देश के हो जाएगी ये 0.83%, ठीक है। यानी कि हमारी जो जनसंख्या उत्तराखंड राज्य की वो 1% भी नहीं है, लेकिन अब तो थोड़ी बढ़ चुकी है, अब तो बढ़ गई होगी, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। देश में अगर स्थान देखें, देश में स्थान राज्य का जनसंख्या में, तो स्थान में देखें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 20वें नंबर पर आता है, जबकि राज्यों में देखें तो 18वें नंबर पर आता है उत्तराखंड जनसंख्या में, ठीक है। बाकी ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिले जो है एचदून है, यानी कि हरिद्वार सबसे ज्यादा है, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल है। सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं आपके रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, ठीक है। उसके बाद आपका उत्तरकाशी हो जाएगा।
ठीक। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले हैं आपके हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और उत्तरकाशी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से किस केदार की पूजा शीतकाल में मक्खू मठ में होती है? ठीक है, मक्खू मठ में होती है। कौन सा केदार? देखो पंच केदार, आपने सुना होगा पंच प्रयाग है, पंच केदार है, पंच बद्री है। तो यहाँ पर बात हो रही है पंच केदारों की, पंच केदार। और पंच केदारों में भी कौन सा केदार जिसकी पूजा मक्खू मठ में होती है? देखो पंच केदारों में पहला केदार है आपका केदारनाथ, दूसरा केदार है आपका मद महेश्वरनाथ, तीसरा केदार हो जाएगा आपका तुंगनाथ, चौथा केदार हो जाएगा आपका रुद्रनाथ, और पांचवा केदार ध्यान रखना वो है कल्पेश्वर, कल्पेश्वरनाथ। ठीक है, देखो केदारनाथ की पूजा शीतकाल में होती है ऊखी मठ में, और ऊखी मठ रुद्रप्रयाग में है। तो यहाँ में एक मंदिर है ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ की पूजा शीतकाल में होती है। भाई शीतकाल में कपाट बंद हो जाते हैं, तो शीतकाल में बाबा केदार की डोली लाई जाती है ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर, वहां पर पूजा होती है। साथ में मद महेश्वर जो दूसरा केदार है, इसकी पूजा भी शीतकाल में ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। बाकी रुद्रनाथ जो है, रुद्रनाथ की पूजा होती है शीतकाल में गोपेश्वर के मंदिर में, गोपेश्वर मंदिर में। ठीक है, चमोली में होती है। तुंगनाथ की पूजा होती है आपकी मक्खू मठ में शीतकाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी मधमहेश्वर नाथ की भी ओंकारेश्वर होती है। तो जो कल्पेश्वर नाथ है ये हमेशा खुला रहता है, यानी कि पूरे वर्ष खुला कौन सा केदार रहता है? कल्पेश्वर नाथ। इसके कपाट कभी बंद नहीं होते हैं, शीतकाल में भी इसके कपाट बंद नहीं होते हैं। तो शीतकाल में भी कल्पेश्वर नाथ की जो पूजा होती है वो यहीं पर होती है, कल्पेश्वर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु गीत है? तो यहाँ पर आपको ऋतु गीत छानने हैं भाई। देखो चौमासा भी आपका ऋतु गीत हो जाएगा, 12 मासा भी ऋतु गीत हो जाएगा, चैती पासरा भी आपका ऋतु गीत हो जाएगा। हुड़किया बॉल आपका कृषि गीत है, कृषि गीत। ठीक है, तो हुड़किया बॉल आपका यहाँ पर कृषि गीत हो जाएगा। बाकी 1 2 3 यानी कि ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 51, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है? तो गले में कौन सा आभूषण पहना जाता है? कंडवा। कंडवा तो आपका पैर में पहना जाता है भाई, पैर, जिसे सुदमन के नाम से भी जानते हैं। शीश फूल आपका पहना जाता है सिर में, सर पर पहना जाता है सिर में। बाजूबंद आपका बाजू यानी कि हाथ में पहना जाता है। बाकी आपका हमेल या फिर जिसे बलडंग भी बोलते हैं, बलडंग। ठीक है, ये पहना जाएगा भाई आपका गले में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 52, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? ऐतिहासिक राजवंश पूछे तो कार्तिकेयपुर राजवंश या फिर कत्यूरी राजवंश। ठीक है, क्योंकि इतिहास में जिसका सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है, या फिर सबसे पहले किस राजवंश का वर्णन आता है इतिहास में? कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश का। प्रथम राजनीतिक वंश अगर आपसे पूछे तो कुनिंद वंश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुनिंद वंश हमारे राज्य में प्रथम राज करने वाला वंश है, तो इसे प्रथम राजनीतिक वंश। और कार्तिकेयपुर राजवंश का हमारे पास वर्णन आता है पहले, तो उसे प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 53, निम्न में से किस ऑपरेशन का संबंध उत्तराखंड से है? तो देखो उत्तराखंड से आपका हो जाएगा भाई यहाँ पर ऑपरेशन सूर्यहॉप, और ये चलाया गया था 2013 की जो आपदा आई थी 16-17 जून 2013 में, जो केदारनाथ आपदा आई थी, केदारनाथ आपदा आई थी, वहां पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सूर्यहॉप यहाँ पर चलाया गया था। ठीक है, चलो 54 क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गलत कथन चुनना भाई। यहाँ पर देखना, पहला, राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद आपका अल्मोड़ा है, और इसका लिंगानुपात 1139 है। ठीक है, 1139 इसका लिंगानुपात है, पहला आपका सही हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद देहरादून है। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा महिला जहां पर साक्षरता है वहां पर सबसे ज्यादा देहरादून में सबसे ज्यादा महिला। और कम पूछे, कम, सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं कहां पर है? उत्तरकाशी में है। जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पूछे तो हरिद्वार है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हरिद्वार, सबसे ज्यादा अल्मोड़ा हो जाएगा। पहला भी आपका सही है, दूसरा भी आपका सही है। तीसरा देखना, राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद पौड़ी है, यह आपका गलत हो जाएगा भाई। सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। सबसे कम पूछे तो सबसे कम पौड़ी है, कम, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला पौड़ी है, सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर है। तो यहाँ पर आपको गलत छाड़ना था, तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला आपका रुद्रप्रयाग है, और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूछे तो आपका हरिद्वार हो जाएगा, हरिद्वार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 55, पाताल भुवनेश्वर मंदिर या पाताल भुवनेश्वर गुफा अगर आपसे पूछे तो ये हो जाएगी पिथौरागढ़ में। ठीक है, एक आपका पाताल रुद्रेश्वर गुफा भी है,
पाताल रुद्रेश्वर गुफा। पाताल रुद्रेश्वर गुफा अगर आपसे पूछे तो ये चंपावत में हो जाएगी और इसकी खोज 1993 में हुई थी। पाताल रुद्रेश्वर गुफा, पाताल भुवनेश्वरी गुफा या पाताल भुवनेश्वरी मंदिर, क्योंकि मंदिर जो है वो गुफा के अंदर है तो इसे पाताल भुवनेश्वरी गुफा या पाताल भुवनेश्वरी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। जबकि पाताल रुद्रेश्वर गुफा अगर आपसे पूछे तो ये आपका हो जाएगी चंपावत में। 56 क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहां पर गलत छानना आपको। तो देखना पहले मुकंदीलाल तरुण कुमाऊं, देखो ये समाचार पत्र है तरुण कुमाऊं पत्र या तरुण कुमाऊं पत्र मुकंदीलाल के द्वारा निकाला गया। ठीक है भाई, और ये 1922 में इनके द्वारा निकाला गया था तरुण कुमाऊं के नाम से। विक्टर मोहन जोशी के द्वारा स्वाधीन प्रजा नामक पत्र निकाला गया था 1930 में, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा देखना, गोविंद बल्लभ पंत ने प्रजाबंधु, देखो गोविंद बल्लभ पंत ने प्रजाबंधु नहीं निकाला था, प्रजाबंधु 1947 में निकलता है और जयदत्त बेला के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, जयदत्त बेला के द्वारा प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र निकाला जाता है, तो आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। भक्त दर्शन ने और इनके साथ एक और थे व्यक्ति भैरव दत्त धुलिया। ठीक है, भैरव दत्त धुलिया के द्वारा कर्म भूमि नामक पत्र निकाला गया था 1939। ठीक है, लंसीडाउन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 57, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है। क्षेत्रफल में घटता कम देखना भाई आपको। ठीक है, सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उसके कम। देखो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली, तो ये दो तो ऑप्शन से बाहर हो गए। चमोली यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, चमोली के बाद उत्तरकाशी है, तो ये भी आपका बाहर हो गया, तो आपका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 80-30 इसका क्षेत्रफल है भाई, 80-30 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद उत्तरकाशी का 80-16 वर्ग किलोमीटर उत्तरकाशी का है। पिथौरागढ़ का है 70-90 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पौड़ी का 53-29 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। नैनीताल का 42-51 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो शुरू के चार जो सबसे ज्यादा 1 2 3 4 5 जो जिले हैं सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले, वो आपके ये है भाई। बाकी सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले अगर ध्यान रखना आपको, तो सबसे कम क्षेत्रफल है चंपावत का। ठीक है, 1766 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद आपका रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्रफल है वो है 1984 वर्ग किलोमीटर रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल है। इसके बाद आपका बागेश्वर का क्षेत्रफल ध्यान रखना भाई, बागेश्वर का 2246 वर्ग किलोमीटर बागेश्वर का क्षेत्रफल है। फिर आपका हरिद्वार आता है, हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार का 2390 हरिद्वार का क्षेत्रफल है भाई। ठीक है, इसके बाद उधम सिंह नगर आता है 2560। ठीक, फिर देहरादून का आता है 3088। तो ये ध्यान रखना भाई आपको। चलो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? और नमक सत्याग्रह आपको पता है 1930 के आसपास चलता है। महात्मा गांधी ने डांडी मार्च चलाया था नमक सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, डांडी मार्च। ठीक, और साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू होती है और डांडी पहुंचती है 6 अप्रैल 1930 को। और वहां पर महात्मा गांधी के द्वारा नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है। तो ये नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह पूरे भारत में फैलता है। हमारे राज्य में भी होता है नमक सत्याग्रह 1930 में। अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया नमक सत्याग्रह का। हमारे राज्य में अगर नेतृत्व पूछे कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व हमारे राज्य में गोविंद बल्लभ पंत ने करते हैं, वो गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर दूसरे लोग करते हैं, फिर बद्रीदत्त पांडे आते हैं। बद्रीदत्त पांडे नमक का उल्लंघन करते हैं, नमक सत्याग्रह का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, और अल्मोड़ा में नमक सत्याग्रह के दौरान नगर पालिका परिषद में या भवन में तिरंगा फैलाया जाता है। ठीक है, तो वो आपकी होती है बिस्नी देवी शाह, इसके नेतृत्व में फहराया जाता है तिरंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? उत्तराखंड में बाढ़ आपका एक तो भूस्खलन के कारण आती है भाई। हमारे राज्य में भूस्खलन बहुत होता है, शिवालिक जोन में अतिवृष्टि होती है जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो भूस्खलन आते हैं तो बाढ़ आती है। यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे आपके। चलो नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरनगर कांड में शहीद हुआ? ठीक है, हमारे राज्य में जब आपका पृथक राज्य आंदोलन चल रहा था, पृथक राज्य आंदोलन के समय बहुत सारे कांड होते हैं, उसमें से एक कांड है आपका मुजफ्फरनगर कांड। ठीक है, और ये होता है आपका 2 अक्टूबर 1994। इस मुजफ्फरनगर कांड को रामपुर तिहार कांड के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, रामपुर तिहार कांड या मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 को होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए भाई। आपको इसमें से पहचानना है कौन कौन से शहीद हुए। तो यहाँ पर ध्यान रखना भाई, एक तो अशोक, ठीक है, राजेश लखेड़ा, रविंद्र
गिरीश तिवारी, सत्येंद्र सूर्य प्रकाशी, तो ये सारे लोग इस आपके मुजफ्फरनगर कांड में शहीद होते हैं। बाकी ऑप्शन बी में देखना, धर्मानंद, गोपीचंद, रामपाल, भगवान सिंह, परमजीत सिंह, भुवन सिंह, ये आपका खटीमा कांड में। खटीमा कांड जो होता है ये होता है 1 सितंबर 1994 को। 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग शहीद होते हैं, जिसमें से आपको ये नाम ध्यान रखने भाई, धर्मानंद, गोपीचंद, रामपाल, भगवान सिंह, परमजीत, भुवन सिंह, ठीक है। बाकी हंसा धनाई, बेलमती चौहान, बलबीर सिंह, जेठू सिंह, धनपत, ये सारे के सारे मसूरी कांड में शहीद होते हैं। मसूरी कांड, ठीक है। और मसूरी कांड होता है 2 सितंबर 1994, मसूरी कांड होता है, ठीक है। उसमें शहीद होने वाले ये सारे थे। बाकी जीत बहादुर गुरंग, ये आपके पौड़ी कांड में शहीद होते हैं भाई। पौड़ी कांड, पौड़ी कांड होता है आपका, सबसे पहले पौड़ी कांड ही होता है 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1994 को, जब हमारे राज्य में पृथक राज्य आंदोलन चल रहा था, अलग राज्य बनाने के लिए यहाँ पर लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उसमें से सबसे पहला कांड होता है पौड़ी कांड 8 अगस्त को। उसके बाद और होते हैं भाई, ठीक है। देखो यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया, एग्जाम में, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, तो अगर आपको ये सारे नाम याद है तभी आप आंसर लगा सकते हो कि इनमें से कौन किस कांड में शहीद नहीं हुआ, कौन शहीद हुआ था। तो अलग अलग ट्रिक होती है बनाने की। तो जैसे मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं याद करूँ तो मैंने जो इससे याद करने किया था तो वो ट्रिक बनाई थी। जैसे आपका मुजफ्फरनगर कांड में जितने भी ये नाम है, जो मेरी ट्रिक आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो जब मुजफ्फरनगर कांड में जो ये आपके ये जो शहीद हुए सारे लोग, ये मैंने अपने हिसाब से अपने जो मेरे दोस्त हैं नाम, ठीक है, उनके नाम से मैंने याद किया था। जितने भी मेरे दोस्त हैं, देखो अशोक है, राजेश, रविंद्र है, गिरीश है, सूर्य प्रकाश है, तो इस नाम के मेरे ज़्यादातर दोस्त हैं। तो मैंने जब भी ऐसे नाम आते हैं तो मैं सीधे आंख बंद करके मुजफ्फरनगर कांड लगा देता हूँ, ठीक है। दूसरा, जो ये सारे नाम हैं खटीमा कांड में, इसको याद मैंने कैसे किया था, तो इसमें देखो धर्मानंद, गोपीचंद, रामपाल, भगवान सिंह, परमजीत, भुवन सिंह, ये ऐसे नाम आ रहे सारे जो भगवान के ऊपर है ज़्यादातर नाम, ठीक है। तो भगवान के ऊपर देखो भाई, धर्मानंद, धर्म भगवान के ऊपर है, गोपीचंद, ठीक है, भगवान जैसे कृष्ण का नाम है, रामपाल भगवान राम का नाम है, भगवान सिंह भगवान का नाम ही है, ठीक है। परमजीत यानी कि भगवान की तरफ परम है, ठीक है। भुवन भी भगवान का पर्यायवाची होता है। तो ये सारे जो है खटीमा कांड वाली, ये मैंने भगवान के ऊपर याद किए थे, ठीक है। बाकी जो ये है इसको याद किया था भाई मैंने, जैसे हमारे पहाड़ी में होते हैं नाम, जैसे महिलाएं आपका हंसा दनाई, बेलमती चौहान, तो ये तो है ही हमारे पहाड़ में चौहान, बलबीर सिंह हमारे यहाँ जेठू सिंह। तो ऐसे मैंने अपनी अपनी ट्रिक लगा सकते हैं आप लोग भी, ठीक है। तो बाकी जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से आसानी हो जाती है फिर। तो ट्रिक बना के जब भी कुछ याद करते हो, बहुत सारी चीज़ें जो याद नहीं होती है तो ट्रिक बनाओ, उससे याद हो जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 61। डोल वाद्य यंत्र में सबसे प्राचीन ताल कौन सी है जिसे राज्य के अंतिम पहर मंगल उत्सव में बजाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना भाई क्या पूछ रहा है, डोल वाद्य यंत्र में सबसे प्राचीन ताल पूछ रहा है, और ये ताल कब बजाई जाती है, रात्रि के अंतिम पहर में, ठीक है, और मंगल उत्सव में बजाया जाता है। तो ऐसी ताल हो जाएगी भाई आपकी नौबत ताल या फिर निमती, जिसे निमती ताल भी बोलते हैं। देखो मुख्य तरह से डोल वाद्य में बहुत सारी तालें होती है, लेकिन 3-4 तालें तो आपको ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे नौबत ताल या निमती, जिसे निमती ताल भी बोलते हैं, तो ये कैसी ताल है भाई, ये सबसे प्राचीन ताल है। और कब बजाया जाता है इसे, तो इसे बजाया जाता है रात्रि के अंतिम पहर में और मंगल उत्सव में, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखना बड़े ताल जो है, बड़े ताल जब भी कभी शुभ कार्य होता है, शुभ कार्य प्रारंभ करते समय, शुभ कार्य प्रारंभ जब होता है उस समय कौन सी ताल बजाई जाती है ढोल में, तो वो कौन सी ताल है, बड़े ताल होती है। रहमानी ताल ध्यान रखना, ये ताल तब बजाई जाती है जब पर्वतीय क्षेत्र में जब बारात, पर्वतीय क्षेत्र में जब बारात पहाड़ी मार्ग से जाती है, पहाड़ी मार्ग से जाती है, तब कौन सी ताल बजाई जाती है, तो रहमानी ताल बजाई जाती है। और धुयाल ताल ध्यान रखना, जब किसी देवता का हमें रौद्र रूप देखना हो या उसे वशीभूत करना हो, दिखाना हो, किसी देवता का रौद्र रूप देखने के लिए हमें कौन सी ताल बजाई जाती है, धुयाल ताल। देखो किसी इंसान पे देवता आता है, ठीक है, तो उसका रौद्र रूप यानी कि गुस्से वाला रूप अगर हमें देखना है उस देवते में, तो हमें कौन सी ताल बजाते हैं ढोल में, धुयाल ताल। तो ये सारी ताल भाई आपको ध्यान रखनी है। बाकी ढोल के बारे में आपको पता ही है कि किस समिति के द्वारा ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था, तो भंडारी समिति के तहत 2015 में राज्य वाद्य यंत्र ढोल को घोषित किया गया है। हमारा राज्य वाद्य यंत्र ढोल है, लेकिन कब इसे ढोल वाद्य यंत्र घोषित किया गया, 2015 में। समिति कौन सी थी, भंडारी समिति। बाकी ढोल का वर्णन आपके आईने अकबरी में भी मिलता है। आईने अकबरी आपने सुना, अकबर के ऊपर जो लिखी किताब है, पुस्तक है, उसमें भी आपका ढोल के बारे में वर्णन आता है। बाकी ढोल में बहुत सारी शैलियाँ हैं भाई, ढोल की बहुत सारी शैलियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की शैलियाँ हैं ढोल की, लेकिन मुख्य शैलियाँ आपको ध्यान रखना, ढोल सागर में, ठीक है, ढोल सागर में ढोल वाद्य की
ढोल सागर, ढोल सागर में ढोल वाद्य यंत्र की मुख्य 4 शैलियाँ हैं, 4 शैलियाँ हैं, ठीक है। तो 4 शैलियाँ हैं मुख्य, लेकिन और भी है, लेकिन 4 आपको ध्यान रखनी भाई। एक है आपकी सिंधु, एक है आपकी अमृत शैली, एक आपकी राजी शैली है, और एक आपकी रहमानी शैली है, रहमानी, ठीक है। तो ये 4 मुख्य शैली है ढोल में, ठीक है। ढोल वाद्य यंत्र में मुख्य, ढोल सागर के ढोल वाद्य यंत्र में मुख्य 4 शैलियाँ हैं, ठीक है, सिंधु, अमृत, राजी और रहमानी शैली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 62। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो आपको यहाँ पर गलत छानना है भाई, ठीक है। चलो गलत देखना यहाँ पर, ऑप्शन ए देखना, राज्य के प्रथम लोकायुक्त SHA रजा, ठीक है भाई, पहला तो आपका सही हो जाएगा, राज्य के प्रथम लोकायुक्त SHA रजा थे। ऑप्शन बी देखना, राज्य के प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी, ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, मेहरबान सिंह नेगी आपके निर्वाचित सरकार के प्रथम महाधिवक्ता है। देखो, एक तो अंतरिम सरकार बनती है हमारे यहाँ, अंतरिम सरकार के महाधिवक्ता, प्रथम महाधिवक्ता पूछे तो LP नैथानी, ललिता प्रसाद नैथानी आपके सबसे पहले कौन बने थे महाधिवक्ता? तो LP नैथानी बने थे। कब? अंतरिम सरकार थी, जब हमारे राज्य की पहली सरकार अंतरिम सरकार, उस समय महाधिवक्ता LP नैथानी बने थे। लेकिन जब निर्वाचित सरकार बनी तो निर्वाचित सरकार के प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी थे, ठीक है। तो दूसरा भी आपका सही है। तीसरा देखना, राज्य के प्रथम शिक्षा सचिव, हमारे राज्य के प्रथम शिक्षा सचिव N रविशंकर थे, ठीक है। चौथा देखना कि राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष RS टोले, देखो ये गलत हो जाएगा आपके, राज्य के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष RK धर थे, RK धर, ठीक है। RS टोलिया राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त थे, राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त राज्य के अगर आपसे पूछे प्रथम तो RS टोलिया थे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 63। जिया रानी कहाँ की राजकुमारी थी? देखो, जिया रानी हरिद्वार के एक राजा थे, हरिद्वार के राजा पुंडीर की बेटी थी। कौन? जिया रानी। हरिद्वार के राजा पुंडीर की बेटी थी आपकी जिया रानी, इनका विवाह हुआ था भाई पिथौरागढ़, यानी कि कत्यूरी वंश, कार्तिकेयपुर वंश के एक राजा होते हैं प्रीतम शाह या प्रीतम देव, या फिर जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, राय पिथौरा, ठीक है। ये कार्तिकेयपुर वंश के राजा होते हैं प्रीतम देव या राय पिथौरा, जिसने पिथौरागढ़ शहर को बसाया था। पिथौरागढ़ शहर को बसाने वाले भी यही है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है पहले पटवारी के 2016 में, पिथौरागढ़ शहर को बसाने वाले कौन है? राय पिथौरा है, प्रीतम देव है। ये कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश के राजा थे। बाद के जो राजा होते हैं कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश के, उनकी पत्नी थी आपकी जिया रानी। जिया रानी के बारे में ध्यान रखना भाई, जिया रानी प्रीतम देव, कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश के राजा प्रीतम देव या राय पिथौरा की पत्नी थी। और जिया रानी का जो मूल नाम, जिया रानी का मूल नाम मौला देवी इनका मूल नाम है, ठीक है। और अगर उपनाम पूछे, उपनाम जिया रानी का उपनाम अगर आपसे पूछे तो पिंगला और प्यालो इनका उपनाम है। और इन्हें आपका न्याय की देवी भी बोलते हैं, कुमाऊं में न्याय की देवी भी इन्हें कहा जाता है। कुमाऊं की लक्ष्मी बाई भी इन्हें कहा जाता है, लक्ष्मी बाई। तो ये सारे के सारे नाम जिया रानी के हैं भाई, कुमाऊं की लक्ष्मी बाई, कुमाऊं की न्याय की देवी, पिंगला, प्यालो, मौला देवी, ये सारे के सारे नाम जिया रानी के हैं। जिया रानी क्यों फेमस है? जिया रानी इसलिए फेमस, देखो, एक तो ये कार्तिकेयपुर जो कत्यूरी वंश के राजा होते हैं आपके प्रीतम देव, राय पिथौरा, उनकी पत्नी होती है। और जिया रानी ने एक युद्ध लड़ा था जिया रानी ने, कहाँ पर? चित्रशिला आपका नैनीताल में पड़ता है। चित्रशिला में एक युद्ध लड़ा था। चित्रशिला में एक जगह पड़ती है रानीबाग, तो उसे बोलते हैं रानीबाग का युद्ध जिया रानी ने तुर्क शक्ति के साथ लड़ा था, तुर्कों के साथ जिया रानी ने रानीबाग का युद्ध लड़ा था, ठीक है। और इतनी बहादुरी से लड़ी थी तो तुर्क शक्ति के साथ जिया रानी, इसलिए इन्हें कुमाऊं की लक्ष्मी बाई भी कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 64। उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती कहाँ प्रारंभ हुई? तो उत्तराखंड में सबसे प्रथम आलू की खेती देहरादून में प्रारंभ होती है 1823 में मेजर यंग के द्वारा सबसे पहले आलू की खेती देहरादून में की गई। और गढ़वाल में पूछे, गढ़वाल में भी यही हो जाएगा। कुमाऊं में सबसे पहले आलू की खेती 1864 में हैरी
हैरी बेजर नाम के एक व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा शुरू की जाती है कुमाऊं में। देखो कुमाऊं में सबसे पहले 1864, गढ़वाल में सबसे पहले 1823 और उत्तराखंड में भी सबसे पहले आलू की थी देहरादून 1823, कुमाऊं में 1864 में। चलो नेक्स्ट देखना 65, निम्न कुमाऊं परिषद के अधिवेशनों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, देखो कुमाऊं परिषद के कुल 6 अधिवेशन होते हैं। 6 अधिवेशनों में यहाँ पर देखना है सारे के सारे। देखो भमोरी आपका पड़ता है हल्द्वानी में, ठीक है, मिलान करना है आपको। राजापुर आपका अल्मोड़ा को कहा जाता है भाई, राजापुर राजाओं की घाटी। कोटा आपका प्राचीन नाम है काशीपुर का, और स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कोटद्वार को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 2 4 1 ऑप्शन भी हो जाएगा। और यहाँ पर कुमाऊं परिषद के अधिवेशन होते हैं। यहाँ पर देखो पहला अधिवेशन होता है अल्मोड़ा में 1917 में। ठीक है, जयदत्त जोशी के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। पहला अधिवेशन देखो कुल 6 अधिवेशन होते हैं कुमाऊं परिषद के। पहला अल्मोड़ा में होता है 1917 में, ठीक है, जिसे राजापुर भी कहते हैं, और इसकी अध्यक्षता करते हैं जयदत्त जोशी। दूसरा अधिवेशन होता है आपका हल्द्वानी में, और ये होता है 1918 में। ठीक है, तारादत्त गैरोला के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, दूसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन होता है आपका कोटद्वार में 1919 में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की जाती है बद्रीदत्त जोशी के द्वारा। बद्रीदत्त पांडे आगे वाले अधिवेशन की अध्यक्षता करें, बद्रीदत्त जोशी के द्वारा। चौथा अधिवेशन होता है 1920 में काशीपुर में, इसकी अध्यक्षता करते हैं हरगोविंद पंत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना पहला अधिवेशन हो जाएगा अल्मोड़ा अधिवेशन। ठीक है, पहला अधिवेशन आपका अल्मोड़ा अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना, दूसरा आपका हल्द्वानी हो जाएगा, तीसरा आपका कोटद्वार हो जाएगा, चौथा आपका काशीपुर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा अधिवेशन ध्यान रखना, पांचवा अधिवेशन जो ये टनकपुर में होता है, और टनकपुर आपका चंपावत में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे के द्वारा की जाती है। ठीक है, और छठवां जो अधिवेशन होता है 6 नंबर का, ये होता है घनिया धौली, और घनिया धौली आपका पड़ता है अल्मोड़ा में, और इसकी अध्यक्षता की जाती है मुकंदी लाल के द्वारा। ठीक है, तो ये 5-6 अधिवेशन होते हैं कुमाऊं परिषद के। देखो कुमाऊं परिषद 1916 में बनती है, नैनीताल में इसका गठन किया जाता है। इसमें कुल 6 अधिवेशन होते हैं। पहला आपका होगा 17, फिर 18, 19, 20, फिर आपका जो ये 5वां अधिवेशन ये 1923 में होता है। ठीक है, और छठा अधिवेशन आपका हो जाएगा ये आपका 1926 में होता है। 1926 के बाद कुमाऊं परिषद जो है इसका विलय कर देते हैं कांग्रेस में। कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में, कुमाऊं कांग्रेस में कब करते हैं? 1926 में। तो ध्यान रखने सारे के सारे अधिवेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 66। विधानसभा सीटों में गलत कथन चुनना है आपको। ठीक है, तो यहां पर देखना भाई, हरिद्वार में कितनी विधानसभा सीटें हैं, देहरादून में कितनी है, उधम सिंह नगर में कितनी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है विधानसभा की कुल सीटें। विधानसभा की हमारे राज्य में कुल 70 सीटें हैं, जिसमें से आपका 15 सीटें कैसी है? आरक्षित है। 15 सीटें आरक्षित है, 13 SC के लिए हैं और 2 ST के लिए हैं। ठीक है, अब इसमें से 70 सीटों में से अलग अलग जिलों में अलग अलग कितनी कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे देखना भाई, हरिद्वार में 10 है, गलत है। हरिद्वार में हो जाएगी आपकी सबसे ज़्यादा सीटें विधानसभा की हरिद्वार में हैं, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी हरिद्वार में 11 सीटें हैं। देहरादून में आपकी हो जाएगी 10 सीटें। ठीक है, उधम सिंह नगर में आपकी हो जाएगी 9 सीटें। तो यानी कि यहाँ पर सारे के सारे गलत आ रहे भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी गलत है। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा सीटें हरिद्वार में हैं 11, उसके बाद देहरादून में है 10 सीटें, उसके बाद उधम सिंह नगर में है 9 सीटें। फिर आपको ध्यान रखना है टिहरी हो गया, पौड़ी हो गया, नैनीताल हो गया, नैनीताल के बाद अल्मोड़ा। इन 4 जिलों में जो विधानसभा की सीटें हैं वो इन 4 जिलों में 6 सीटें हैं, हर जिले में 6 है। ठीक है, 6 आपकी हो जाएगी टिहरी में, 6 पौड़ी में, 6 नैनीताल में और 6 अल्मोड़ा में हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा ध्यान रखना पिथौरागढ़ में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? पिथौरागढ़ में हो जाएगी आपकी 4 सीटें। फिर इसके बाद ध्यान रखना उत्तरकाशी और चमोली में 3-3 सीटें हैं, 3-3 सीटें हैं। बाकी रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत में यहाँ पर विधानसभा की आपकी 2-2 सीटें हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे भाई आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर सीटें देखो, सबसे ज़्यादा सीटें 11 सीटें हरिद्वार में हैं, उसके बाद देहरादून में है 10,
उधम सिंह नगर में 9, बाकी 4 जिलों में 6-6 सीटें हैं, पिथौरागढ़ में 4 है और चमोली उत्तरकाशी में 3-3 सीटें हैं, बाकी 3 जिलों में 2-2 सीटें हैं। तो आपका वो सबसे कम, जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या तो वहाँ पर वैसे ही सीटें दी है। ठीक है, चलो 67 क्वेश्चन देखना। राज्य में कब से अपना पंचायती राज विधेयक लागू हुआ? देखो, जब हमारा राज्य बना था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी से लेकर 2016 तक हमारा खुद का पंचायती राज अधिनियम नहीं था, पंचायती राज हमारा विधेयक नहीं था, या पंचायती राज अधिनियम हमारा था ही नहीं। हम उत्तर प्रदेश वाले पंचायती राज अधिनियम को ही यहाँ पर चला रहे थे। तब 2016 में सरकार ने अपना क्या बनाया? पंचायती राज अधिनियम बनाया, एक विधेयक क्या किया? विधानसभा में पारित किया। अगर पारित पूछे, पारित, ठीक है, पारित कब हुआ? पंचायती राज विधेयक कब पारित किया गया? तो पारित किया गया भाई आपका 17 मार्च 2016 को ये विधेयक पारित किया गया विधानसभा में। और लागू कब से होता है? लागू होता है हमारे 4 अप्रैल 2016 से पंचायती राज विधेयक उत्तराखंड में लागू हुआ। देखो, 2016 से पहले हमारा अपना पंचायती राज अधिनियम नहीं था। 2016 में 17 मार्च 2016 को पंचायती राज विधेयक पारित किया गया विधानसभा में। और लागू कब से हुआ ये हमारे राज्य में? 4 अप्रैल 2016 से। ठीक है, बाकी 1 नवंबर 2011 को राज्य लोकायुक्त विधेयक, लोकायुक्त विधेयक विधानसभा में पारित, विधानसभा में कब पारित हुआ? तो 1 नवंबर 2011 को लोकायुक्त विधेयक हमारे विधानसभा में पारित होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 68। निम्न में से कौन सी एक फिल्म कुली बेगार पर आधारित है? ठीक है, हमारे राज्य में बहुत सारी फिल्में बनी हैं, तो कुली बेगार पर आधारित कौन सी फिल्म है? तो वो जाएगी मधुली फिल्म। ठीक है, मधुली फिल्म 2007 में बनती है, 2007 में आती है ये फिल्म। और इसके जो निर्माता है, इस फिल्म के निर्माता सूरदर्शन शाह, सूरदर्शन शाह। ठीक है, राजा सूरदर्शन नहीं, सूरदर्शन शाह दूसरे होते हैं। ठीक है, बाकी गुल्लू फिल्म राज्य की प्रथम बाल फिल्म है, बाल फिल्म, राज्य की प्रथम बाल फिल्म गुल्लू है, जो कि 2010 में बनी थी। ठीक है, चक्रचाल फिल्म ये आपका भूकंप पर आधारित फिल्म। अगर आपसे पूछे हमारे राज्य में भूकंप पर कौन सी फिल्म बनी है? चक्रचाल। जबकि 1300 फिल्म पृथक राज्य आंदोलन पर बनी है, पृथक राज्य आंदोलन पर बनने वाली फिल्म। और कौन सा राज्य आंदोलन था? रामपुर तिहार कांड के ऊपर, रामपुर तिहार कांड या फिर मुजफ्फरनगर कांड के ऊपर कौन सी फिल्म बनी है? 1300 फिल्म। ठीक है, जिसके निर्देशक है आपका, जिसके निर्माता है आपका अनिल जोशी, निर्देशक है अनुज जोशी। ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखना 69। गलत कथन छाड़ना भाई आपको यहाँ पे। ठीक है, रोटी बैंक योजना आपकी मई 2017 की है और ये रुद्रपुर में शुरू होती है, रुद्रपुर में इसका शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय वायुश्री योजना 1 अप्रैल 2017, ये भी आपका सही हो जाएगा। उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना 24 जनवरी 2018 की है, ये भी आपका सही हो जाएगा। गलत हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, मोनाल परियोजना या मोनाल योजना 2011 की है। ठीक है, जबकि 2 अक्टूबर 2015 को राज्य में पालना योजना की शुरुआत होती है, 2 अक्टूबर 2015 को। ठीक है, जिसमें जो अनाथ बच्चे हैं उनको गोद लिया जाता है पालना योजना के तहत। जबकि मोनाल योजना के तहत 11 वर्ष से 18 वर्ष की जो बालिकाएं होती है उनको सशक्त बनाना इस योजना के तहत इसका उद्देश्य है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो उत्तराखंड का। निम्न में से कौन राज्य के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुके? अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये बता रहा है कि हमारे राज्य जो उच्च न्यायालय हैं वहां पर कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश है जो केंद्र में या भारत में सर्वोच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, तो 2 ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे राज्य के जो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उसके बाद वो आपके सर्वोच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देखो पहला ध्यान रखना भाई, SH कपाड़िया, ये हमारे मुख्य न्यायाधीश है। हमारे राज्य का जो न्यायालय है उच्च न्यायालय, वहां पर ये दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और फिर बाद में ये भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय वहां पर भी मुख्य न्यायाधीश बनते हैं 38वें नंबर में, 38वें मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? SH कपाड़िया, जो हमारे राज्य के भी मुख्य न्यायाधीश है। दूसरा ध्यान रखना, जगदीश सिंह खैहर, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 44वें मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। ठीक है, चलो तो ए और बी इसका दोनों सही हो जाएगा भाई। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों सही। बाकी ध्यान रखना, जो KM जोसेफ है ये भी हमारे मुख्य न्यायाधीश बने उस न्यायालय में।
लेकिन जब हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन 2016 में लगा हमारे राज्य में, उस समय उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन थे उच्च न्यायालय के? तो के.एम. जोसेफ उस समय मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है, तो ये थे आपके उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन। चलो इसके बाद आपका जीएस हो जाएगा स्टार्ट। चलो भाई जीएस के क्वेश्चन देखना। 71 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। देखो भाई सबसे पहले तो आप लोग ये देखना है, जो केंद्रीय हिंदी समिति है, केंद्रीय हिंदी समिति जो होती है ना, ये केंद्रीय हिंदी समिति क्या होती है? ये हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, या फिर हम ये बोल सकते हो कि राजभाषा जो होती है उसके प्रचार प्रसार के लिए सबसे बड़ी समिति है। और इस समिति में टोटल जो है 41 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं इसमें? 41 सदस्य होते हैं, जिनमें क्या होते हैं कि केंद्रीय मंत्री होते हैं। इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं? आपके केंद्रीय मंत्री होते हैं, और इसके अलावा जो राज्यों के क्या होते हैं? मुख्यमंत्री। इसके सदस्य क्या होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष। तो नरेंद्र मोदी क्या है? केंद्रीय हिंदी समिति के क्या है इस समय? अध्यक्ष है। तो पहले वाला बिल्कुल सही है। दूसरा, हिंदी संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। संसदीय राजभाषा समिति जो है भाई, इसमें भी देख लेना, जो संसदीय राजभाषा समिति होती है ना, इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं वो होते हैं 30 सदस्य। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से क्या है कि आपके 20 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य कहां से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। इसमें 30 सदस्य संसदीय समिति है ना, संसदीय राजभाषा समिति। तो लेकिन इसके अध्यक्ष जो होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के। अध्यक्ष कौन होंगे इसके? देखो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके केंद्रीय गृह मंत्री। और केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अभी अमित शाह है। यानी कि अमित शाह जो है, जो अमित शाह है ये आपके क्या है? संसदीय राजभाषा समिति के क्या है? अध्यक्ष है अभी। और ये जो अमित शाह है यही आपके केंद्रीय हिंदी समिति के क्या है? उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी है, इसे केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष होते हैं कौन? उपाध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। लेकिन संसदीय राजभाषा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। यहाँ पे नरेंद्र मोदी नहीं, अमित शाह होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ए इसका सही आंसर है भाई 71 का। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? हमने सही कथन देखना है आप दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में देखो आप लोग, 72 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा अमेरिका के संविधान से ली गई है। देखो जो प्रस्तावना की भाषा अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है, बल्कि कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दूसरा, भारत के संप्रभुता व शक्ति का मूल स्रोत प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग हैं। देखो ये बिल्कुल एकदम सही है। जो भारत के संप्रभुता, भारत की संप्रभुता व शक्ति है, इसका जो मूल स्रोत है वो कहां पे? प्रस्तावना में लिखित क्या है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग हैं। जो हम भारत के लोग हैं, यहीं से प्रस्तावना की क्या होती है? शुरुआत होती है। हम भारत के लोग, और यही जो है क्या है? भारत की संप्रभुता शक्ति का क्या माना जाता है? मूल स्रोत माना जाता है। बाकी अगर इसकी बात करें, संविधान में प्रस्तावना की भाषा अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पूछा गया, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो आपका क्या हो जाएगा? एस सही हो जाएगा। तो आर गलत है और एस क्या है? सही है। तो केवल एस सही है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा के किस शराब को जीआई टैग मिला है? देखो गोवा के किस शराब को जीआई टैग मिला है? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो काजू इसका आंसर बता रहे थे, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेनी हो जाएगा। जो फेनी है वो क्या बनता है? एक तो मतलब आप काजू बोल सकते हो, इसी वजह से लोगों ने काजू लगा दिया। एक तो मतलब काजू, और एक क्या है आपका? नारियल। काजू और नारियल का जो रस होता है, काजू और नारियल के रस से बनती है गोवा की फेनी शराब। यहाँ की पारंपरिक शराब है, जो इनका मतलब एक हिसाब से जो परंपरा है उसमें ये शराब चलती है खुलेआम, है ना। और इसी को क्या मिला? अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो क्या हो गया? इसका बी आंसर हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अफसर करता है, जिसे कहते हैं, देखो जिसे हम क्या कहते हैं? वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का मतलब क्या हुआ? आपका खंड विकास अधिकारी, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? BDO बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो ए हो जाएगा। यही आपका क्या करता है? पंचायत के वो करता है एक हिसाब से ना। जो हमारी जो पंचायत होती है, पंचायत का क्या करता है? पंचायत के प्रशासन के प्रबंध की सारी जिम्मेदारी जो इसकी होती है BDO की। ठीक है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। क्वेश्चन है 75, विद्वानों के द्वारा प्रस्तावना के लिए दिए गए विचारों का सही मिलान कीजिए। मतलब प्रस्तावना को किसने क्या कहा था? देखो संविधान की राजनीतिक कुंडली। देखो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा भाई? तो प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा था। तो पहले का पहला है ना। दूसरा, संविधान का परिचय पत्र, मतलब प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो N.A. पालकीवाला ने कहा भाई। N.A. पालकीवाला ने क्या कहा? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है।
संविधान का दीर्घकालीन सपनों का विचार, मतलब जो हमारा प्रस्तावना को संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा है? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। किसने कहा? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। और यहाँ पर संविधान की आत्मा, जो मतलब प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहले का पहला है, चौथे का चला, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, ये भी नहीं है, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, ये डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? देखो दिल्ली अभी दूर है, देखो भाई क्या है आपके कि जो आपके कौन है, निजामुद्दीन औलिया है, इन्होंने कहा था। क्यों कहा था जरा ये भी समझना कि जो निजामुद्दीन औलिया है ये क्या है, आपने सुना होगा गयासुद्दीन तुगलक का नाम सुना होगा। गयासुद्दीन तुगलक के साथ रहते थे, दिल्ली सल्तनत के शासक थे। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल पर जब विजय हासिल की उन्होंने, तो उसी दौरान क्या है कि जो आपके क्या थे, गयासुद्दीन तुगलक के साथ निजामुद्दीन औलिया थे। एक तो निजामुद्दीन औलिया क्या है कि फेमस बहुत हो रहे थे, दूसरा क्या है कि जो अमीर खुसरो है, ये अमीर खुसरो के ये गुरु थे, तो अमीर खुसरो भी अपने आप में फेमस थे, तो उनसे भी इनकी बहुत ज्यादा नजदीकियां हो गई थी। तो थोड़ा सा जो है, जो आपका गयासुद्दीन तुगलक थे वो थोड़ा वो हो गए थे, मतलब एक हिसाब से निरंकुश टाइप के शासक थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक मैं दिल्ली पहुंचूंगा तब तक तुम दिल्ली को छोड़ देना, मतलब दिल्ली को छोड़ के तुम चले जाओ। किसको कहा था? निजामुद्दीन औलिया को। तो निजामुद्दीन औलिया ने एक हिसाब से भविष्यवाणी टाइप की थी, अपने हिसाब में कहा था कि जब तक तुम दिल्ली पहुंचोगे, तुम दिल्ली मतलब पहुंच नहीं पाओगे। तो उसी में कहा था हुनूज दिल्ली अभी दुरुस्त है ना, हुनूज अभी दिल्ली दुरुस्त, मतलब कहा कि दिल्ली अभी क्या है, दूर है भाई, तुम दिल्ली कम से कम पहुंचो तो सही। और उसी समय क्या हुआ कि बीच में जो है एक दुर्घटना हुई, हाथियों ने उनका एक मतलब वो कर रहे थे, वो पार्टी टाइप की कर रहे थे दिल्ली को जीतने खुशी में, वापस लौटते समय, सॉरी बंगाल को जीतने के बाद तो दिल्ली पहुंचने वाले थे, तो वहां पे पार्टी करे तो उनका पूरा का पूरा ही वो जो है गिर गया, जो मतलब बनाया था पार्टी करने के लिए जैसे टेंट टाइप का है ना, तो उसके नीचे दबकर इनकी मृत्यु हो गई, गयासुद्दीन तुगलक की। तो ये किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो, मतलब अमीर खुसरो के क्या थे? गुरु थे भाई। ठीक है ना, इनकी समाधि भी दिल्ली में ही है। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का प्रस्ताव किस वाद में दिया था? तो सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का प्रस्ताव जो दिया था वो किस वाद में दिया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस 1973 में कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने अपना वो निर्णय दिया था कि जो भाई आपका क्या है, प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसमें जो है संवैधानिक संशोधन करके जो है बदलाव किया जा सकता है या संशोधन इसमें किया जा सकता है। और इसी समय इन्होंने क्या दिया था कि ये मूल ढांचे का प्रस्ताव दिया था, प्रस्तावना के लिए दिया था, है ना। तो बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। चलो अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? सॉरी, दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप है ना। दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप है ना। ये जो माजुली द्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, किसी नदी पर सबसे बड़ा द्वीप है। और किस नदी पर ये? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर ये? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और कहां पे है ये? असम राज्य में स्थित है। कहां पे? असम राज्य में। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या कितनी है? तो जो ये माजुली द्वीप है ये असम राज्य में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है भाई। और ब्रह्मपुत्र नदी पर है तो यहाँ पर रहते लगभग जो है 92 लगभग जो है, इसमें 192 लगभग यहाँ पे गांव निवास करते हैं। और वहां की जो जनसंख्या वो 1,67,000 के आसपास है, 1.67 लाख के आसपास क्या है यहाँ की जनसंख्या है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नदियां और उनके उद्गम स्थल से के लिए सही मिलान कीजिए। देखो भाई ये इधर जो है झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी दी गई है। ये नदियां हैं आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियां, है ना। और इनका उद्गम स्थल दे रखा है इधर, तो कौन सा किसका उद्गम स्थल है? झेलम नदी। जो झेलम नदी निकलती है भाई, झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर में बहती है। और ये जम्मू कश्मीर में जो है शेषनाग झील, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? शेषनाग झील को क्या बोलते हैं? बेरीनाग। क्या बोलते हैं? बेरीनाग झील भी इसको बोलते हैं। शेषनाग झील या बेरीनाग झील से क्या है ये निकलती है। इसके बाद चिनाब नदी की अगर बात करें तो जो चिनाब नदी है भाई ये कहां से निकलती है? चिनाब नदी निकलती है बाड़ा लाचाला दर्रे से। कहां से निकलती है चिनाब नदी? तो बाड़ा लाचाला दर्रा से चिनाब नदी निकलती है। और अगर हम रावी नदी की बात करें तो रावी नदी जो है ये जो चिनाब नदी बाड़ा लाचाला दर्रा से निकलती है। और ये क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर को अपवाहित करने के बाद जो है पाकिस्तान में चली जाती है और वहां सिंधु नदी संगम बनाती है। रावी नदी की बात करें, है ना, तो रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे से निकलती है। और क्या कहते हैं? पंजाब और हिमाचल प्रदेश को अपवाहित करने के बाद जो पाकिस्तान में जाकर ये चिनाब नदी में ही जाके मिलती है। इसके बाद सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी निकलती है भाई राकसताल से, है ना। राकसताल कहां पड़ता है? राकसताल पड़ता है तिब्बत में। मानसरोवर ग्लेशियर के बारे में सुना होगा। मानसरोवर ग्लेशियर के पास पड़ता है। ये कहां पड़ता है? आपका तिब्बत में। तो यहां से निकलती है भाई आपकी, कहां से? तिब्बत से निकलती है सतलुज नदी। और भारत में जो है जो आपका रोहतांग दर्रा, आपका भारत में जो सिपकिला दर्रा है वहां से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे इस पे जो भाखड़ा नागल बांध है वहां से हिमाचल प्रदेश को पार करके पंजाब में, पंजाब से पाकिस्तान में जाके जो किसमें? चिनाब नदी में गिरती है। और साथ में मिलने के बाद जो फिर आपका पंचनाद बनाते हैं पाकिस्तान में। और पंचनाद बनाने के बाद जो आपका सिंधु नदी में गिरती है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
पहला और चौथा जो है क्रॉस आपस में, और बाकी दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, मतलब सी इसका क्या है आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? मतलब ग्राम स्वायत्ता मतलब हम ये बोल सकते हो कि जिसको हम आजकल क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं। तो ग्राम पंचायत जो है बहुत पहले चलती थी प्राचीन काल में। तो किस राज्य में चलती थी? तो ये ध्यान देना, चोल राज्य में। अगर हम यहाँ पे बात करें तो चोल राज्य जो है तमिलनाडु के क्या है, केंद्र में पड़ता था। और इनकी जो राजधानी थी वो कहां थी? तंजौर, है ना, तंजौर क्या थी इनकी राजधानी। इसके अलावा चेर राज्य की बात करें तो चेर राज्य जो है आपका कहां पड़ता था? चेर राज्य पड़ता था आपका, जैसे आपका ये पड़ता था केरल में, चेर राज्य जो अभी केरल वाला एरिया है वहां पे पड़ता था। ये आपका जो पांड्य राज्य है ये तमिलनाडु के कहां पड़ता था? ये उत्तर में पड़ता था, है ना। और पल्लव राज्य ये कहां पड़ता था? तमिलनाडु के दक्षिण में पड़ता था, है ना। तो ये प्राचीन राज्य थे भाई आपके, है ना। तो चोल राज्य की विशेषता थी ग्राम स्वायत्तता या ग्राम पंचायत, चोल राज्य की विशेषता थी। बहुत महत्वपूर्ण विशेषता, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है 81। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है इनमें से? देखिए जरा क्या कह रहा, बड़ी नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। देखो, बड़ी नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर या वाटर शेड नहीं कहते हैं, बल्कि इसको कहते हैं नदी द्रोणी। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नदी द्रोणी, है ना। दूसरा ही मतलब पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है छोटी नदियों द्वारा या नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं, बल्कि जो छोटी नदी और नालों द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? वाटर शेड कहते हैं। मतलब इसको कहते हैं आपका जल संभर। क्या कहते हैं इसको? जल संभर कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो वाटर शेड कहते हैं। और जो बड़ी नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है उसको कहते हैं आपका क्या? नदी द्रोणी, यानी कि रिवर बेसिन कहते हैं। तो दोनों के दोनों ये भी गलत हो गया आपका, है ना। सिंधु नदी का मैदानी और प्रवेश अटक से शुरू होता है, ये थोड़ा सा जो मिस्टेक हो गया। सिंधु नदी का मैदानी प्रवेश अटक से शुरू होता है। ये अटक कहां पड़ता है आपका? पाकिस्तान में पड़ता है। तो पाकिस्तान से पहले जो सिंधु नदी जो है पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है भाई। पहाड़ी क्षेत्रों में बहते बहते जो जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो पाकिस्तान में अटक के पास पहुंचे। जैसे गंगा नदी जो है जब हरिद्वार में प्रवेश करती है तो उसका मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है, ऐसे ही जो है सिंधु नदी का मैदानी क्षेत्र पाकिस्तान में अटक से शुरू हो जाता है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप समूह में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या कितनी है? तो जो 2011 की जनगणना इसके अनुसार जो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की जनसंख्या लक्षद्वीप समूह में वो है 94.6%। यानी कि यहाँ पे एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। कहां पे भाई? लक्षद्वीप समूह में, है ना। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो एससी की जनसंख्या है, एससी की जनसंख्या यहाँ पे 0% है। 0% एससी की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। तो लक्षद्वीप समूह के लिए ध्यान रखना, एससी की जनसंख्या यहाँ पे 0% है और एसटी की जनसंख्या 94.6% है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? तो कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की जो गणना है भाई वो किसमें की जाती है? हर्ट्ज में की जाती है भाई। किसमें की जाती है? हर्ट्ज में की जाती है। आप हर्ट्ज बोल सकते हो, हर्ट्ज में जो है कंप्यूटर की स्पीड की गणना की जाती है, जिसमें आप लोग बोल सकते हो जैसे आपका मेगा हर्ट्ज होता है। मेगा हर्ट्ज ऐसे लिखोगे जैसे आपका किसमें की जाएगी? मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में, है ना। तो मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में जो है इसकी गणना की जाती है। तो हर्ट्ज बोल सकते हो आप लोग। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। किसमें की जाएगी? हर्ट्ज में जो है किसकी गणना की जाएगी? हर्ट्ज बोल देगा, मेगा हर्ट्ज बोल देगा, गीगा हर्ट्ज बोल देगा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? देखो भाई, सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर में सिंपल सी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है, सीपीयू से जोड़ता है। लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? जैसे अगर कंप्यूटर सिस्टम अचानक बंद हो जाएगा तो ये सारी की सारी मेमोरी क्या है? उड़ जाती है, मतलब सेव नहीं होती। तो ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है। दूसरा एएलयू बोले हम, तो एएलयू की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक, आप बोल सकते हो क्या? अर्थमेटिक लॉजिकल सिस्टम, है ना। ये भी आपका सीपीयू का ही एक हिस्सा है। और ये क्या करता है कि जो अंक गणित होती है उसकी गणना जोड़ घटाव करने में काम करता है। तो अंक गणित के जोड़ घटाव का काम कौन करता है? एएलयू करता है। अगर हम इनपुट यूनिट की बात करें तो इनपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट सिंपल सा सिस्टम होता है, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, है ना। कीबोर्ड है ना। कीबोर्ड को इनपुट सिस्टम बोल सकते हो आप लोग। आपकी जो है माउस को बोल सकते हो, माउस भी आपका क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। इसके यूनिट हो गया। इसके अलावा माउस के अलावा आप जो है प्रिंटर बोल सकते हो आप लोग, ऐसे करके, है ना। या फिर स्कैनर बोल सकते हो। लेकिन सिस्टम जो मतलब सिस्टम बस होता है, ये क्या करता है? ये आपका मदरबोर्ड में रहता है। और मदरबोर्ड में ये क्या करता है कि जो सीपीयू को क्या करता है? दूसरे पुर्जों से जोड़ने का काम करता है। तो यही बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप, अगर हम बात करें सबसे पहले बैरन द्वीप की, तो बैरन द्वीप क्या है भाई? बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मतलब अंडमान में स्थित है, और जो बैरन द्वीप है यहाँ पे क्या है? ज्वालामुखी। तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी भी है, तो दक्षिण एशिया का हम बोल सकते हैं, और भारत का, भारत बोल दो चाहे दक्षिण एशिया बोल दो, दक्षिण एशिया का एकमात्र क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी, यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है ना, सक्रिय ज्वालामुखी है, जो मतलब बार बार जो है फटते रहता है ना। अगर कोको द्वीप की बात करें तो कोको द्वीप आपका कहां पड़ता है? ये जो है म्यांमार में स्थित है, ये म्यांमार में स्थित है। तो भारत में बंगाल की खाड़ी का सबसे उत्तरी हिस्सा, इसको नहीं बोल सकते। लैंडफॉल की बात करें तो जो लैंडफॉल है यही आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जैसे आपका बंगाल खाड़ी में ऐसे करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह फैला हुआ है, तो ये मान के चलो कि यहाँ पे आपका क्या है? लैंडफॉल है, और इसी लैंडफॉल से लगा हुआ आपका म्यांमार का क्या? ये है कोको स्टेट, है ना, ये कोको स्टेट है, और ये आपका क्या है? लैंडफॉल है ना, क्या है? लैंडफॉल। तो ये दोनों जो एक दूसरे से अलग होते हैं, और ये क्या कहते हैं? भारत का सबसे उत्तरी द्वीप है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो ये आंसर हो जाएगा। और सबसे दक्षिणी द्वीप क्या हो जाएगा? ग्रेट निकोबार हो जाएगा। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? तो कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? तो गोवा का बना है। आप लोग ध्यान देना, गोवा में पहले क्या था? आपके दो ही जिले थे, एक आपका उत्तरी गोवा था, और एक आपका दक्षिणी गोवा में क्या है? एक जिला था, ये था। दक्षिणी गोवा को ही अलग करके यहाँ पे बना है आपका कौन सा? कुशावती बना है। तो कुशावती गोवा का क्या बन गया? अब तीसरा जिला बन गया। गोवा में पहले 2 जिले थे, अब कितने जिले हो गए? 3 जिले हो गए। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा अगर देखा जाए तो ये कंप्यूटर की भाषा, कोबोल भी कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर को सीखने के लिए जो बेसिक भाषा है, ये कंप्यूटर को सीखने की भाषा, ये भी कंप्यूटर की भाषा है। पास्कल भी कंप्यूटर की भाषा है। फोर्ट्रॉन भी कंप्यूटर की भाषा, लेकिन फोर्ट्रॉन कंप्यूटर की कैसी भाषा है? वैज्ञानिक भाषा है। तो ये यहीं पे कौन सी कंप्यूटर की वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोर्ट्रॉन जो है कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? ये योजना जैसे आपका क्या है कि बिजली की खपत को पूरा करने के लिए, जैसे क्या है कि छतों पर जो है सोलर पैनल लगाए जाते हैं, तो सोलर पैनल देने के लिए बहुत ज्यादा सब्सिडी भी दी जाती है, 78% तक सब्सिडी दे रही है सरकार। तो यही आपका क्या है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है, और इसको हम बोल सकते हैं क्या कि रूफ टॉप सोलर पैनल, रूफ टॉप सोलर पैनल जो इसका आंसर हो जाएगा। तो बी इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लौंग का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो किस राज्य में लौंग का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ध्यान देना भाई, जो तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लौंग का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को भाई भारत में क्या मनाया जाता है? हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और जो ये पराक्रम दिवस है, इसकी शुरुआत हुई थी भाई 2021 से। 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी सुभाष चंद्र बोस, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर, 125वीं जयंती पर इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 2021 से। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो मतलब भारत के प्रति अदम्य जो प्रेम था, भारत के प्रति, भारत को आजादी दिलाने के लिए जो सुभाष चंद्र बोस ने जो किया, तो उसके उपलक्ष्य में ही क्या है? उसके वजह से ही क्या है? पराक्रम दिवस जो है उनकी क्या कहते हैं कि जयंती पर जो है मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कितने तारीख को? 23 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा कपाट सिद्धांत तथा तड़ीत चालक सिद्धांत जो है किससे संबंधित, किसे कहा जाता है? देखो बहुत महत्वपूर्ण है भाई। देखो एक है आपका सुरक्षा कपाट सिद्धांत। सुरक्षा कपाट सिद्धांत जो है आप लोगों ने सुना होगा, लाला लाजपत राय का नाम है ना, लाला लाजपत राय, है ना, ये लाला लाजपत राय। और जो तड़ीत चालक सिद्धांत है आप लोगों ने नाम सुना होगा भाई, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ये तो ये वाला जो सिद्धांत है, ये तड़ीत चालक सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले से प्रेरित है, और लाला लाजपत राय से प्रेरित है सुरक्षा कपाट सिद्धांत। मतलब इसका समर्थन किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, और इसका समर्थन किसने किया है? लाला लाजपत राय ने किया है। तो जब क्या कहते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है इन्हीं दोनों से प्रेरित होकर, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पीछे जो है इन्हीं का लक्ष्य था। मतलब ये सुरक्षा कपाट सिद्धांत और तड़ीत चालक सिद्धांत था, जिसको मतलब अंग्रेजों के अंदर जो है डर भी पैदा हो गया था। तो ये कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश से भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा नहीं लगती है? मतलब कहने का मतलब है कौन सा ऐसा देश है जिससे भारत की स्थलीय और जलीय दोनों सीमा नहीं लगती, मतलब समुद्री सीमा नहीं लगती है और ना ही स्थलीय। मतलब कौन? ये 3 देश ऐसे हैं जिनसे समुद्री सीमा भी लगती है और क्या कहते हैं स्थलीय सीमा भी लगती है। जैसे पाकिस्तान है। अगर हम यहाँ पे भारत के मैप में इधर बात करें, यहाँ पे
तो इस तरीके से जैसे भारत का मैप है, तो यहाँ पे इससे इधर क्या है आपका पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से इधर पाक है, तो पाक से इधर जो हमारी जलीय सीमा लगती है और इधर हमारी स्थलीय सीमा लगती है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार बंगाल की खाड़ी के इधर आपका क्या पड़ता है, म्यांमार पड़ता है आपका, तो म्यांमार में जो म्यांमार इधर सीमा है तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी पड़ती है, तो म्यांमार की सीमा इधर से बंगाल की खाड़ी में लगती है और इधर से भारत की स्थलीय सीमा से लगती है, इधर जलीय सीमा से लगती है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश आपका यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ से स्थलीय सीमा लगती है और यहाँ से क्या लगती है, जलीय सीमा लगती है। लेकिन चीन अगर देखें तो चीन से भारत की क्या लगती है, केवल ऊपर है, तो स्थलीय सीमा लगती है, जलीय सीमा नहीं लगती है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बकरी की कौन सी प्रजाति सर्वाधिक दूध देती है, तो भारत की जो जमुना परी बकरी है भाई ये सबसे ज्यादा दूध देती है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में प्रथम जूट कारखाना, जूट को क्या कहते हैं, पटसन भी कहते हैं, क्या कहते हैं जूट को, पटसन। तो भारत में जो जूट का प्रथम कारखाना तो कहां स्थापित किया गया था, पटसन का पहला कारखाना स्थापित किया गया था, वो कहां किया गया था, तो रिसरा में किया गया था। रिसरा कहां पड़ता है, पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। और ये पश्चिमी बंगाल में कारखाना कब स्थापित किया गया था, तो ये भी ध्यान रखना, ये जो 1855 में स्थापित हुआ था, कहां पे, पश्चिमी बंगाल में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कब स्थापित हुआ था, तो 1855 में। अगला क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए, यहां पे सही मिलान करना है मतलब सही कथन को देखना है। ए है कथन, ये है मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किए, बिल्कुल एकदम सही कह रहा है। कारण भी है, भारत पर लंबे समय तक अपनी सत्ता स्थापित करना, मतलब मोहम्मद गजनबी भारत में अपने लंबे समय तक सत्ता स्थापित करना चाहता था, ये कह रहा है आर्मर, जबकि ये क्या है, गलत है। सत्ता स्थापित करना नहीं चाहता था, बल्कि लूट पाट मचाने के लिए, धन लूट कर जो है यहाँ पे धन लूटने के लिए ही आता था, है ना। तो ये जो है आपका ए सही है, आर गलत है, तो आपका क्या हो जाएगा, कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है, तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य, यहाँ पे थोड़ा सा असत्य को जो है सत्य कर देना, कौन सा कथन सत्य मतलब सही वाला हमने ढूंढना है। अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार 1869 में दिया गया था, ये गलत है। 1869 में नहीं बल्कि 1969 में अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो भाई कथन पहला तो आपका गलत हो गया। अमर्त्य सेन प्रथम भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये बिल्कुल सही है कि जो अमर्त्य सेन है इन्हें भारत में जो है पहली बार जो है क्या है, अर्थशास्त्र के मामले में नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। तो याद रखना, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1998 में मिला था। और 1988 में जो अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में, इससे पहले अर्थशास्त्र में किसी भी भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, तो अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन था, अमर्त्य सेन थे, तो ये बिल्कुल एकदम सही है और 1998 में मिला था इनको, है ना, तो ये कथन सही है। दूसरा वाला, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नोबेल स्वेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा दिया जाता है, तो ये स्वेरिजेस रिक्स बैंक जो है इसके द्वारा ही दिया जाता है। ये किसका बैंक है, आप लोगों ने स्वीडन सुना होगा ना, जो स्वीडन देश है, स्वीडन का क्या है, ये केंद्रीय बैंक है। स्वीडन का क्या है, ये केंद्रीय बैंक है। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई है, तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, वैसे स्वीडन का केंद्रीय बैंक क्या है आपका, स्वेरिजेस रिक्स बैंक है, और इसी बैंक के द्वारा जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी सही कह रहा है, तीसरा भी सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है, तो मतलब केवल आपका दूसरा तीसरा सही है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97, हरिहर एवं बुक्का ने किसके शासनकाल के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। देखो भाई आपको पता होगा कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में, है ना, 1336 में जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने, है ना, और हम्पी इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल था 1325 से लेकर 1351 तक, तो इनके कार्यकाल में देखो 1336 इसके समय आ रहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। प्राचीन काल का बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य हुआ करता था। चलो अगला क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। यहाँ पे सही मिलान करना है किसका भाई, कि मतलब एक तरफ दे रखा देशों के नाम और एक तरफ दे रखा उनके संसद का नाम। तो जो मालदीव है, मालदीव की संसद का नाम है भाई मजलिस, मालदीव की संसद का नाम क्या है, मजलिस। पोलैंड की संसद का नाम है सोजिम और सीनेट सुना होगा आप लोगों ने, तो ये पोलैंड की संसद का नाम है सोजिम, इसका जो है निम्न सदन है, मतलब जैसे हमारे भारत में लोकसभा है ना। श्रीलंका की संसद का नाम है पार्लिमेंटुआ, कहीं पे पार्लिमेंटुआ होता लिखा, कहीं पे पार्लिमेंथुआ होता लिखा, तो पार्लिमेंटुआ या पार्लिमेंथुआ जो है श्रीलंका की संसद का नाम है। और ताइवान जो है युआन की संसद का नाम है, युआन की संसद का नाम क्या है, ताइवान। तो क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अधिशेष राशि अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आरबीआई के पास जमा रखते हैं, उसे कहते हैं। देखो भाई थोड़ा सा ध्यान देना कि जो ये है रिवर्स रेपो दर और रेपो दर क्या होती है। रिवर्स रेपो दर तो वो दर होती है जिसमें क्या है कि आरबीआई के पास जो है धन रखा जाता है, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। और
रिवर्स रेपो दर क्या होती है? रेपो दर वो दर होती है जिस दर पर क्या होती है, आरबीआई बैंकों को धन उधार देती है। और रिवर्स रेपो दर क्या होती है? वह दर जिस दर पर आरबीआई जो है जिस दर पर जो है जो कॉमर्शियल बैंक होता है या वाणिज्यिक बैंक होता है वो अपना धन जो आरबीआई के पास रखता है, आरबीआई को उधार देता है, और आरबीआई क्या देगा? उनको इंटरेस्ट देगा, मतलब ब्याज देगा। तो मतलब ये कह रहा है कि आरबीआई के पास अपनी राशि रखने के बाद लाभ कमाने के उद्देश्य से रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका रिवर्स रेपो दर होगा। इसी रेपो दर के माध्यम से जो आरबीआई के पास क्या रखता है, कॉमर्शियल बैंक धन अपना जमा रखता है, और रेपो दर में तो आरबीआई उनको उधार देता है उल्टा। तो ए आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका जीएस का। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का पहले तो अग्रणीय राज्य कौन था भाई? आपका तमिलनाडु था। लेकिन अब तमिलनाडु जो है 2025 के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु जो 2025 में नए आंकड़े आए, अभी 2026 चल रहा है हालांकि, लेकिन 2025 में जो नए आंकड़ा है उसमें तमिलनाडु पीछे हो गया और फर्स्ट नंबर पर आ गया कौन? गुजरात। तो गुजरात जो पवन ऊर्जा के उत्पादन भारत का प्रथम स्थान पर राज्य, पहला स्थान गुजरात का है, दूसरा स्थान जो है तमिलनाडु का है, और तीसरा स्थान हो जाएगा आपका किसका? कर्नाटक का। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।